तो हेलो दोस्तों, चलिए अब इसमें हम नेशनल पार्क्स राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में देखेंगे मध्य प्रदेश के। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं। वन्य प्राणी संरक्षण, तो प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं एवं 24 अभयारण्य हैं, जिसमें 6 टाइगर रिजर्व, 2 खरमोर अभयारण्य, 2 सोन चिड़िया अभयारण्य, 3 घड़ियाल अन्य जल जीव अभयारण्य तथा 2 राष्ट्रीय जीवाश्म संरक्षण हेतु स्थापित उद्यान है। तो इसमें आर्थिक समीक्षा 2021-22 का ये डाटा है। नेशनल पार्क एक्ट कब आया था? ये 1952 में आया था दोस्तों। फिर भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना मध्य प्रदेश राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम 1955 के तहत होती रही। इस एक्ट का स्थान वन संरक्षण अधिनियम 1972 ने ले लिया था। 22 जुलाई को बाघ दिवस 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये मंडला एवं बालाघाट जिले में पड़ता है। कान्हा एशिया का सर्वश्रेष्ठ उद्यान माना जाता है। तो एशिया का सर्वश्रेष्ठ उद्यान माना जाता है। ये मतलब सबसे बड़ा और सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 940 स्क्वायर किलोमीटर है। 1879 में इसे वन आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। 1897 से 1910 तक अंग्रेजों का शिकार स्थल रहा। इसे 1911 में अभय वन, 1933 में अभयारण्य तथा 1 जून 1955 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। इसे 1973-74 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया। यह प्रदेश का प्रथम अभयारण्य, प्रथम उद्यान एवं प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल प्रथम उद्यान है। 1933 में राज्य का पहला अभयारण्य और 1955 में राज्य का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना। कृष्णमृग और ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंघा कान्हा का गहना यहाँ पाया जाता है। 1974 से यहाँ टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत पार्क इंटरप्रिटेशन योजना लागू है। केप हार्सन ने हाईलैंड ऑफ सेंट्रल इंडिया में हालो घाटी बालाघाट तथा ब्रांडेर ने वाइल्ड एनिमल इन सेंट्रल इंडिया में बंजर घाटी मंडला का वर्णन किया। दोनों कान्हा नेशनल पार्क में हैं, जो बालाघाट सर्वाधिक तथा मंडला में फैला है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिसने आधिकारिक शुभंकर भूरसिंगा बारहसिंघा अपनाया है। शुभंकर का डिजाइन रोहन चक्रवर्ती द्वारा तैयार किया गया। ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसने ऑफिशियली शुभंकर यानी मैस्कॉट भूरसिंगा बारहसिंघा को अपनाया है। कान्हा टाइगर रिजर्व को ठोस अपशिष्ट के उचित प्रबंधन के लिए स्कॉच ऑर्डर ऑफ द मेरिट अवार्ड से नवाजा गया। यहाँ ठोस अपशिष्ट को ऑर्गेनिक खाद में बदला जा रहा है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में प्राचीन कालीन श्रवण ताल स्थित है। मंडला स्थित इस श्रवण ताल में लप्सी नामक शिकारी का स्मारक निर्मित है। कान्हा से ही कुछ भाग सतकोसिया टाइगर रिजर्व ये कहाँ है दोस्तों? सतकोसिया टाइगर रिजर्व ये ओडिशा में है एवं नौरादेही अभयारण्य सागर में भेजे गए हैं। कब? 2018 में। इस उद्यान में बंजर, सुपर्ण और हेलान नदी बहती है। तो इस उद्यान में बंजर, सुपर्ण और हेलान नदी बहती है। तो ये पूरा मध्य प्रदेश के जो राष्ट्रीय उद्यान है उनका ओवरव्यू है। चलिए इसको पहला सब पढ़ लेते हैं सभी राष्ट्रीय उद्यानों को, इसके बाद इसमें थोड़ा सा ओवरव्यू लेके पढ़ेंगे। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में बामनी दादर सूर्यास्त पॉइंट है। बामनी दादर सूर्यास्त पॉइंट है। इंडियन घोस्ट ट्री
इंडियन घोष ट्री, पर्णपाती कुल्लू वृक्ष यहाँ का प्रसिद्ध वृक्ष है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, तो ये जिला उमरिया में है, जिला उमरिया बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ दूसरा महत्वपूर्ण उद्यान और टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है। 32 पहाड़ियों से घिरा यह देश का सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला उद्यान है। विंध्य पर्वतमाला पहाड़ी श्रृंखलाओं से घिरा बांधवगढ़ क्षेत्र रीवा महाराज का शिकारगाह था। यह 1968 में राष्ट्रीय उद्यान तथा 1993 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हुआ। कटियार गिर शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्र है। यहाँ गौर पुनर्वास गौर रिहैबिलिटेशन योजना क्रियान्वित हो रही है। हाथियों को भी बचाने का विचार है। उद्यान के अंदर घास के मैदान, दलदल, पानी के स्रोत हैं। चरणगंगा नदी इसके ठीक मध्य से गुजरती है। कबीरा चोरा प्रमुख पर्यटन स्थल है। उद्यान में बाघ, तेंदुआ, भेड़िए, सियार, भालू, सुअर, चीतल, सांभर प्रमुख वन्य प्राणी हैं। उद्यान में पक्षियों की 250 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें जंगली कौवा, मोर, सफेद बगुला, ग्रे हॉर्नबिल, रेड वॉल्टेड लेपीविंग, बटेर, उल्लू, तोता प्रमुख हैं। इसके मध्य 2000 वर्ष पुराना बांधवगढ़ का किला स्थित है। बांधवगढ़ स्थित राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। बांधवगढ़ में चार्जर नर बाघ एवं सीता मादा बाघ सर्वाधिक प्रसिद्ध बाघ हुए हैं। उद्यान में चार्जर बाघ के नाम पर चार्जर पॉइंट भी निर्मित किया गया है। यहाँ की सुंदरी बाघिन 2018 में उड़ीसा के सतकोसिया टाइगर रिजर्व में भेजी गई सुंदरी बाघिन। पेंच राष्ट्रीय उद्यान या इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पार्क ये छिंदवाड़ा में है। तो इस राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल बफर जोन सहित 758 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 293 वर्ग किलोमीटर कोर क्षेत्र है। इस उद्यान का नाम इसे 2 भागों में बांटने वाली पेंच नदी के नाम पर है। यह नदी उद्यान के साथ साथ उत्तर से दक्षिण की ओर बहते हुए छिंदवाड़ा और सिवनी को भी विभाजित करती है। इस क्षेत्र को मोगली लैंड के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश भारती रुडयार्ड किपलिंग के प्रसिद्ध द जंगल बुक का विषय इसी मोगली लैंड की किंवदंती से जुड़ा है। इसकी स्थापना 1965 में अभयारण्य के रूप में की गई थी। 1975 में राष्ट्रीय उद्यान तथा 1992 में प्रोजेक्ट टाइगर बना। मुख्य वन प्राणी कौन कौन से हैं? बाघ है, तेंदुआ है, गौर है, सांभर है, चीता है, नीलगाय है। नीलगाय तो हर जगह पाई जाती है। 1992 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। कब? 1992 में। पेंच नदी पर स्थित राष्ट्रीय जल विद्युत परियोजना तोहला डोह बांध के कारण उद्यान के मध्य में विशाल झील बन गई है। तोहला डोह बांध के कारण यहाँ पर 2 प्रकार के गिद्ध भी पाए जाते हैं। पहला किंग वल्चर, जिसके गले में लाल घेरा होता है, तो दूसरा व्हाइट ब्रेंट वल्चर, जिसके पीछे सफेद धारियां होती हैं। तो किंग वल्चर और व्हाइट ब्रेंट वल्चर 2 प्रकार के गिद्ध भी पाए जाते हैं। यहाँ पर राज तोता, करण मिट्ठू और बाज सहित राजकीय पक्षी दूधराज भी पाया जाता है। इसे इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पेंच मोगली अभयारण्य एवं बफर जोन पेंच टाइगर रिजर्व में बांटा गया है। यहाँ कृष्ण मृगों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। माधव राष्ट्रीय उद्यान ये शिवपुरी जिले में है। तो 1958 में स्थापित माधव राष्ट्रीय उद्यान के प्रमुख वन्य प्राणी लकड़बग्घा, भेड़िया, सियार, नीलगाय, चिकारा, जंगली सुअर है। राष्ट्रीय उद्यान में मनिहार नदी बहती है। मनिहार नदी सर्वाधिक वन घनत्व वाला उद्यान है। सांख्य सागर में मगर सफारी होती है। श्री माधवराव सिंधिया ने इस नदी पर सांख्य सागर और माधव सागर तालाब का निर्माण कराया।
शांख सागर में प्रवासी पक्षी आते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्पॉट बिल पेलिकन, स्पून बिल, कान्य क्रेन, नंगे सिर वाले कहलंस, शोभेलर आदि। उद्यान में जॉर्ज कैसल भवन का निर्माण जीवाजीराव सिंधिया ने 1911 में जॉर्ज किंग के सम्मान में किया था। जॉर्ज कैसल का निर्माण। माधव राष्ट्रीय उद्यान से NH-46 और NH-27 गुजरते हैं। उद्यान में भद्या कोड़े, सुरभला की गरही मौजूद है। तो उद्यान में भद्या कोड़े और सुरभला की गरही मौजूद है। तांत्या टोपे की समाधि भी यहीं बनी है। उद्यान और आसपास सहरिया जनजाति निवासरत है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, जिला होशंगाबाद। तो 1981 में इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई। कब? 1981 में। 1999 2000 में टाइगर रिजर्व घोषित हुआ। सतपुड़ा बाघ संरक्षित थे। 2021 में यूनेस्को की परीक्षण विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ। कब? 2021 में। सतपुड़ा रेंज की बीहड़ पहाड़ियों से घिरे सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत पचमढ़ी और बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र भी शामिल है। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व ये 2011 भी इसका भाग है। इसका राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? 524 वर्ग किलोमीटर। सतपुड़ा पर्वतमाला में दुर्लभ पशु और पौधों की प्रजातियां हैं। यह प्रचुर जैव विविधता का केंद्र है। यहाँ सागौन के वन पाए जाते हैं। यहाँ पौधों की 1200 प्रजातियां उपलब्ध हैं। कुछ दुर्लभ और विलुप्त प्राय जैसे कीट पक्षी पौधे यहाँ पाए जाते हैं। मुख्य वन प्राणी हैं बाघ, तेंदुआ, संभल, चीतल, गौर, भौंकने वाले हिरण, लोमड़ी, जंगली बिल्ली, कुत्ते, सियार, भालू, सुअर। पक्षियों में बटेर, तीतर, मैना, इग्रेट, मालाबार, पाइड, हॉर्नबिल, गिद्ध, रंगीन तितलियां, पतंगे आदि। अब सतपुड़ा राष्ट्रीय तवा जलाशय का संग्रहण क्षेत्र भी है। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय तवा जलाशय का संग्रहण क्षेत्र भी है। मढ़ई, तवा दिनबा संगम पर स्थित मढ़ई पर्यटन स्थल सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में के अंतर्गत आता है। चूरना, तो पर्यटन स्थल भी सतपुड़ा का भाग है। धूपगढ़, ये मध्य प्रदेश, सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी यहीं स्थित है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, जो जिला पन्ना एवं छतरपुर में है। 1981 में राष्ट्रीय उद्यान बना। 1994 में बाघ रिजर्व घोषित। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? इसका क्षेत्रफल है 1578.55 वर्ग किलोमीटर। इसमें से 542.62 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, 87.52 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र गंगेऊ वन अभ्यारण्य और 45.20 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र केन घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य के अंतर्गत आता है। यहाँ प्रदेश के एकमात्र रेप्टाइल पार्क की स्थापना की गई है। यह क्षेत्र पन्ना, छतरपुर और बिजावर राज्य के तत्कालीन शासकों का शिकारगाह था। संजय गांधी संजय डोबरी राष्ट्रीय उद्यान, तो यह सीधी और सिंगरौली जिले में फैला है। 1981 में राष्ट्रीय उद्यान बना। 2008-9 में टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसको शामिल कर लिया गया। यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक विस्तृत अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान था। इसका छत्तीसगढ़ वाला भाग अब गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाने लगा है और ये भी अब एक राष्ट्रीय उद्यान हो गया है छत्तीसगढ़ में। सर्वाधिक चीतल इसी उद्यान में है। इसके समीप डुबरी अभ्यारण्य, बगदरा अभ्यारण्य तथा सोन घड़ियाल अभ्यारण्य भी है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान सोन, गोपथ, बनास, कोरमार नदियों के जल संग्रहण के अंतर्गत आता है। इसमें 80% साल वन, 20% मिश्रित वन पाए जाते हैं। संजय राष्ट्रीय उद्यान में अनेक प्रागैतिहासिक गुफाएं हैं। भुईमाड़ गुफा, राजगढ़ी गिद्ध पहाड़, यहाँ बर्जर बांध, ढोंसा मंदिर, रमदहा कुंड, कन्हैया दह, साथा जलप्रपात आदि हैं। रीवा महाराजा मार्तंड सिंह ने इस मड़वास स्थित भरतरी वन क्षेत्र में मोहन, पहला सफेद बाघ को पकड़ा था। यह मड़वास स्थित भरतरी वन क्षेत्र
संजय डुबरी तक विस्तृत है। घुघवा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, शाहपुरा जिला, डिंडोरी। तो यह जीवाश्म यानी फॉसिल पार्क है ये। तो इसमें यह मतलब जीवाश्म से समृद्ध है। यहाँ के जीवाश्म लगभग 7 से 65 लाख वर्ष प्राचीन है। इसमें वनस्पति, जंतु, जंगल के विकास की चरणबद्ध प्रक्रिया को समझा जा सकता है। इस जीवाश्म उद्यान का केंद्रीय स्थान घुघवा है। जीवाश्म स्थान में 3 अन्य स्थल भी हैं: उमरिया, सिलथेर, देवरी खुर्द और बरबसपुर। यह सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ फल और क्वार्टजाइट पत्थर से निर्मित जंतुओं के जीवाश्म, धड़ और अन्य अंग हैं। घुघवा में सबसे पुराना नीलगिरी हाइफेनेट जीवाश्म मिला है, जो अब मात्र अफ्रीका महाद्वीप में मिलता है। अतः यह भाग पहले अफ्रीकी महाद्वीप का हिस्सा था। दक्कन शिलाओं मंडला में भी प्राचीन वनस्पति क्षेत्र है। दक्कन शिलाओं मंडला में भी। चलिए, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में है। इसे 1993-94 में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा चिड़ियाघर के रूप में मान्यता दी गई। कुल क्षेत्रफल इसका 4.45 वर्ग किलोमीटर है। यह दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य है। यह राष्ट्रीय स्थल बाहर यानी एक सेतु संरक्षण केंद्र है। इसे भारतीय केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा प्राप्तिक मान्यता दी गई है। सर्व सुविधा युक्त वन्य प्राणी रेस्क्यू सेंटर स्थापित है। बिहार वेसिका प्रकृति व्यवस्था केंद्र जैसे केंद्र स्थापित हैं। वन्य जीवों को गोद लेने की नीति 2008 में लागू की गई थी, अर्थात जन सहभागिता से वन्य जीवों का पालन पोषण संरक्षण अब हो रहा है। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान तो धार में है। ये मध्य प्रदेश का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है। पहला कौन सा था? घुघवा कहाँ था दोस्तों? शाहपुरा जिला, डिंडोरी। इसका कुल क्षेत्रफल 108 वर्ग किलोमीटर है। 6.5 करोड़ वर्ष पुराना डायनासोर जीवाश्म यहाँ से मिला है। बाघ, जोबट नदियां, नर्मदा की सहायक के तटों पर विस्तृत डायनासोर उद्यान मुख्यतः समुद्री डायनासोर के अंडों एवं जीवाश्म के संरक्षण के लिए 2010 में स्थापित किया गया था। सर्वप्रथम कर्नल स्लीमन ने 1828 ईस्वी में जबलपुर के छावनी क्षेत्र में डायनासोर के जीवाश्म प्राप्त किए थे। कर्नल स्लीमन ने। पालपुर कूनो तो 1981 से 2018 तक ये अभ्यारण्य रहा। 14 दिसंबर 2018 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित। कूनो उद्यान ऊंची पहाड़ियों पर स्थित है। पालपुर कूनो के तहत निम्नलिखित क्षेत्र शामिल किया गया है। पहला, 2 अभ्यारण्यों का पूर्ण क्षेत्र। पालपुर कूनो अभ्यारण्य श्योरपुर एवं करेरा अभ्यारण्य शिवपुरी का संपूर्ण भाग तो 344.68 वर्ग किलोमीटर प्लस 202.21 वर्ग किलोमीटर इस नवीन राष्ट्रीय उद्यान में शामिल हुआ। करेरा ये शिवपुरी अभ्यारण्य भी बना रहेगा, तो ये अभ्यारण्य बना भी रहेगा लेकिन इसमें शामिल भी हो गया है। फिर 12 नंबर में सोन चिड़िया अभ्यारण्य घाटी गांव का आंशिक भाग लगभग 111.73 वर्ग किलोमीटर। फिर इसमें रातापानी एवं नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य का लगभग 1.04 वर्ग किलोमीटर भाग सड़क मार्ग NH-12 के चौड़ीकरण हेतु कूनो राष्ट्रीय उद्यान के लिए आरक्षित किया गया है। इसमें एक और नौरादेही अभ्यारण्य सागर का 11.13 वर्ग किलोमीटर भाग कूनो राष्ट्रीय उद्यान के प्रबंधकीय कार्यालय हेतु आरक्षित। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का 23.13 वर्ग किलोमीटर भाग मत्स्य खेत हेतु कूनो राष्ट्रीय उद्यान के लिए आरक्षित। भविष्य में सरदारपुर धार एवं अन्य क्षेत्रों के आंशिक भाग लगभग 56 वर्ग किलोमीटर कूनो राष्ट्रीय उद्यान में शामिल होंगे। पालपुर कूनो का प्रशासनिक मुख्यालय कूनो अभ्यारण्य क्षेत्र है, किंतु इसका मुख्य विस्तार कूनो एवं करेरा दोनों अभ्यारण्यों के संपूर्ण भाग तक है। साथ ही आंशिक भाग अन्य अभ्यारण्यों का भी शामिल किया गया है। यहाँ नामीबिया यानी अफ्रीकी देश है नामीबिया से 2022 को 8 चीते लाए गए,
सितंबर 2022 में पीएम ने इन्हें कूनो अभयारण्य में छोड़ा। यहाँ गुजरात के सिंह शेरों को बसाने की भी योजना है। योजना तो बनी है, लेकिन इतना आसान नहीं है। अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान, प्रथम, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। तो अभयारण्य और ये राष्ट्रीय उद्यान। सबसे प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली, ये मंडला में है, 1955 में इसे स्थापित किया गया था। और सबसे प्राचीन अभयारण्य खियोनी, ये देवास में है और 1955 में इसको ही बनाया गया था। सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान ये है पालपुर कूनो, ये श्योरपुर में है, 2018 में बना। फिर सबसे नवीनतम अभयारण्य कौन सा है, रानी दुर्गावती दमोह में है, ये 1997 में बना। फिर सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, कान्हा किसली, मंडला में, और ये 1904 वर्ग किलोमीटर है। और सबसे मतलब बड़ा अभयारण्य कौन सा है, नौरा देही, 1195 वर्ग किलोमीटर है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। तो ये जीवाश्म मतलब राष्ट्रीय उद्यान है, रिंडोरी में है, और इसका वर्ग मतलब क्षेत्रफल कितना है, 0.27 वर्ग किलोमीटर, तो बहुत छोटा है। तो सबसे छोटा अभयारण्य राला मंडल है, 2.34 वर्ग किलोमीटर। सबसे प्रथम कान्हा किसली है, मंडला 1995 में बना, 1955 में बना, और ये अभयारण्य भी था, तो यही सबसे पहले कान्हा किसली अभयारण्य भी बना था, ये 1933 में। अभी राष्ट्रीय उद्यान बन गया है, तो 1955 में इसे राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया था, और 1973-74 में ये मतलब इसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत ले लिया गया था। तो ये इसका कुछ ऐसे विकास क्रम हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, तो मैप 22 थोड़ा सा देख लेते हैं। तो एक बार दोस्तों, जो पहले हम लोगों ने छोड़ दिया था उसको देख लेते हैं। ये तो कान्हा सबसे बड़ा है, ये मंडला बालाघाट में है, और 1904 इसका 1940 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। प्रमुख प्राणी तो बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांभर, और 1955 में बनता है। बांधवगढ़ ये उमरिया कटनी में है, 449 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। फिर सेम मुख्य प्राणी, और 1968 में बनता है। माधव ये शिवपुरी में है, 375 वर्ग किलोमीटर, तेंदुआ, सांभर, चीता, और ये 1958 में स्थापित होता है। पन्ना छतरपुर में है, 543 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांभर गौर महत्वपूर्ण है, और स्थापना इसकी 1981 में होती है। संजय ये सीधी सिंगरौली क्षेत्र में है, 467 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। बाघ, तेंदुआ, चीतल महत्वपूर्ण प्राणी है, और ये 1981 में ये भी बनता है। पेंच ये सिवनी छिंदवाड़ा में है, 293 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांभर गौर, और ये 1975 में बनता है। रतपुड़ा होशंगाबाद 524 वर्ग किलोमीटर, 2021 में बनता है, 2081 में बनता है, सॉरी 1981 में बनता है, 1981। वन विहार ये भोपाल में है, 4.45 मतलब वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। प्रदेश के सभी वन्य प्राणी इसमें पाए जाते हैं, 1979 में बनता है, 1979 में। फिर घुघवा जीवाश्म में ये राष्ट्रीय डिंडोरी शाहपुरा में है, तो ये सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, 0.27 स्क्वायर किलोमीटर। ये वनस्पति जीवाश्म यहाँ पाए जाते हैं, और ये 1983 में बना था, 1983। डायनासोर ये भी जीवाश्म उद्यान है, ये धार में है, 108 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 6.5 करोड़ पुराना डायनासोर जीवाश्म यहाँ मिला है, 2010 में इसकी स्थापना हुई। पालपुर कोनो श्योरपुर में है, 748.68 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांभर, नीलगाय, चिंकारा, एशियाई गिर सिंह के पुनर्वास की योजना बनाई जा रही है, और 2018 में इसको बनाया गया था। फिर चलिए इसमें थोड़ा सा मैप बाइज देख लेते हैं। तो ये दोस्तों पालपुर कोनो राष्ट्रीय उद्यान है। पालपुर कोनो 2018 में बनता है, श्योरपुर में है। 2 अभयारण्यों का पूर्ण क्षेत्र पालपुर कोनो अभयारण्य श्योरपुर प्लस करेरा अभयारण्य शिवपुरी शामिल। कूनो नदी इसी में से बहती है, ऊंची पहाड़ियों पर स्थित है ये। कभी एशियाई सिंह यहाँ आते थे। सहरिया जनजाति का निवास स्थान है ये। फिर ये माधव राष्ट्रीय उद्यान, ये
58 में बनता है, शिवपुरी में है ये। मनहारी नदी का प्रवाह इसमें होता है। NH-46 पहले ये NH-3 था, इसे विभक्त करता है। जॉर्ज कैसल का किला जो जीवाजी राव द्वारा किंग जॉर्ज के सम्मान में इसे बनाया गया था। फिर ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, 1981 में बनता है। 1981 में टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है ये रेप्टाइल पार्क भी है, गिद्ध संरक्षण केंद्र है। अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इसे मिला 2017 में। संजय राष्ट्रीय उद्यान संजय डुबरी ये 1981 में दोस्तों ये भी बनता है और सीधी में है, सीधी सिंगरौली क्षेत्र में है ये। टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत है, इसका शेष भाग छत्तीसगढ़ में ये गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान बन चुका है, कोरिया डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ का। माड़ा की गुफाएं इसमें स्थित है। बांधवगढ़ ये 1961 में उमरिया में सर्वाधिक बाघ घनत्व यहाँ पाया जाता है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान तो ये 1983 में बनता है, डिंडोरी में है। जंतु अंग धड़ फल कार्डजाइत निर्मित। हाफेनेट जीवाश्म घुघुआ से प्राप्त। दक्कन ट्रैप चट्टानों में प्राचीन वनस्पति कुंज पाए गए हैं। ये कान्हा तो कान्हा किस लिए 1955 में बना था, मंडला में है। प्रथम अभ्यारण्य 1933 में बना। प्रथम राष्ट्रीय उद्यान 1955 में बना। प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट 1973-74 में और स्कॉच अवार्ड इसको 2017 में मिला। काहे के लिए? ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए। पेंच ये 1975 में बनता है, सिवनी में है ये सिवनी में है। पेंच के नाम पर मोगली लैंड, फिर टाइगर पेंच नदी के नाम पर इसका नाम पड़ा पेंच राष्ट्रीय उद्यान, और मोगली लैंड इसी से एसोसिएटेड है। रुडार्ड किपलिंग की जो बुक है उसमें इसका उल्लेख है। और टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत सर्वाधिक मृगकृष्ण। फिर सतपुड़ा ये 1981 में बनता है, होशंगाबाद में है। धूपगढ़ इसी में स्थित है, इसमें अनेक गुफाएं हैं। सर्वाधिक जैव विविधता 2017 में वन्य प्राणी प्रबंधन, इंडियन बाइसन गौर यहाँ मिलता है। डायनासोर जुरासिक पार्क ये 2010 में बना, धार में है। डायनासोर जीवाश्म एवं अंडे 6.5 करोड़ वर्ष पुराने रिसर्च सेंटर एवं म्यूजियम है यहाँ। फिर ये वन विहार भोपाल में है, वन विहार भोपाल में। डायनासोर ये धार में है, तो वन विहार ये 1979 में बनता है, भोपाल में है। ये यक्ष सेतु संरक्षण है ये, और केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा मान्य चिड़ियाघर उद्यान है ये। राष्ट्रीय उद्यान में प्राणियों का प्राकृतिक रहवास है यहाँ पर। तो चलिए, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान प्रस्तावित है तो पन्ना सेकंड प्रस्तावित है, पन्ना जिले में, और ओमकारेश्वर ये खंडवा जिले में प्रस्तावित। चलिए मध्य प्रदेश में टाइगर प्रोजेक्ट देख लेते हैं। तो भारत सरकार के अनुसार मध्य प्रदेश में 7 टाइगर प्रोजेक्ट हैं, लेकिन प्रदेश सरकार के अनुसार 6 ही हैं। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये 1973-74 में मध्य प्रदेश का पहला टाइगर प्रोजेक्ट बना। बांधवगढ़ ये 427 स्क्वायर किलोमीटर है, 437 स्क्वायर किलोमीटर। दूसरा महत्वपूर्ण उद्यान 1968 इसको स्थापित किया गया था, और प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत ही 1993 में आया। शहडोल में 32 पहाड़ियों से घिरा यह देश का सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला उद्यान है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान विश्व बैंक के साथ अभ्यारण्य संरक्षण परियोजना में शामिल है। इसे मोगली लैंड के रूप में विकसित किया जा रहा है। 1992-93 में टाइगर प्रोजेक्ट घोषित। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान तो पन्ना प्रोजेक्ट टाइगर वाला चतुर्थ राष्ट्रीय उद्यान है, 1994 में टाइगर प्रोजेक्ट घोषित। फिर सतपुड़ा ये होशंगाबाद में है, 1999 से 2000 में टाइगर प्रोजेक्ट घोषित। सतपुड़ा बाघ संरक्षित क्षेत्र 2021 में यूनेस्को की विश्व धरोहर परीक्षण सूची में शामिल हो चुका है। फिर संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान ये 2008-9 में प्रोजेक्ट टाइगर में घोषित। मध्य प्रदेश सरकार के रिकॉर्ड में यह टाइगर प्रोजेक्ट नहीं है, तो मध्य प्रदेश इसको टाइगर प्रोजेक्ट नहीं मानती। रातापानी टाइगर प्रोजेक्ट तो रायसेन का रातापानी भी 2012 में टाइगर प्रोजेक्ट बना। चलिए कुछ नोटेबल फैक्ट देख लेते हैं। तो कान्हा भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसने आधिकारिक शुभंकर भूर सिंह बारासिंघा अपनाया। कान्हा एकमात्र उद्यान है जिसमें है
इसमें हवाई पट्टी मौजूद है। तो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ हवाई पट्टी मौजूद है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की सीता बाघिन ने नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन के कवर पर छप चुकी है। तो जो सीता बाघिन है वो नेशनल जियोग्राफिक के फ्रंट पेज पर कवर पेज पर छप चुकी है। बोरी अभयारण्य बांस से संबंधित है। पचमढ़ी क्षेत्र में लगभग 130 गुफाएं मिलती हैं। मध्य प्रदेश में अब 2 जीवाश्म उद्यान है। कहाँ कहाँ? डिंडोरी और दूसरा धार में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है। इस नेशनल पार्क में हिमालय क्षेत्र के अलावा 210 प्रजातियों के पक्षी प्रवास के लिए आते हैं। प्रदेश के लगभग 40% वन्य प्राणी राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्यों से बाहर है। प्रदेश का 16.79 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्यों के अंतर्गत आता है। इसमें से वन्य क्षेत्र 14.85 हजार वर्ग किलोमीटर है। देश के 12 से 14 हजार तेंदुओं में से मध्य प्रदेश में कितने हैं? 3421 है। बाघिन 43। तो बांधवगढ़ की यह बाघिन अपने शावकों को बचाने के लिए टाइगर से जानलेवा लड़ाई के लिए चर्चा में रही। बाघिन 43। टाइगर सर्वे रिपोर्ट 2018 घोषित जुलाई 2019 में बाघों की संख्या में प्रथम स्थान किसका है? मध्य प्रदेश का है। ये 526 टाइगर है। सेकंड प्लेस ये कर्नाटक का है 524 के साथ, और तृतीय स्थान उत्तराखंड 442 के साथ। मध्य प्रदेश बना तेंदुआ राज्य। तो 2020 में दिसंबर 2020 की स्थिति में मध्य प्रदेश 3421 तेंदुए गिने गए हैं, जो भारत में एक राज्य में सर्वाधिक है। तो ये चलिए कुछ स्टैटिक जी के पढ़ लेते हैं। तो इसमें अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में क्या अंतर होता है? परिभाषा। जो अभयारण्य होता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 2000 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 26 से तथा धारा 38 के तहत घोषित या धारा 66(a) के धारा 66(3) के तहत डीम्ड क्षेत्र अभयारण्य कहलाता है। डीम्ड क्षेत्र ये विशिष्ट प्रजाति आधारित होते हैं। तो ये स्पेशल स्पेसीज के लिए बनाए जाते हैं ये। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 35 या धारा 38 के तहत या धारा 66 में डीम्ड ऐसा क्षेत्र जो राज्य शासन द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों तक विस्तृत क्षेत्र के मामलों में उन राज्यों की सहमति से केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। तो बेसिकली अब कोई स्टेट गवर्नमेंट ही नेशनल पार्क को घोषित कर सकती है। और अगर 2 से मतलब कोई ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है इसकी सीमा 2 या 2 से अधिक राज्यों से लगती है तो फिर केंद्र सरकार करेगी। अवधारणा क्या है? तो अभयारण्य में सामान्यतः किसी विशेष पशु पक्षी या वन्य प्राणी का संरक्षण किया जाता है। उद्यान ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर्याप्त पारिस्थितिकी, वनस्पति, भू प्राकृतिक और जैविक संरचना मौजूद हो। मानव आवास। तो अभयारण्य में रहने वाले व्यक्तियों को कुछ अधिकार दिए जा सकते हैं। और राष्ट्रीय उद्यान में यहाँ शिकार, मानवीय रहवास पूर्णतः प्रतिबंधित होता है। कहाँ? राष्ट्रीय उद्यान में। तथा व्यक्ति के कोई अधिकार नहीं होते हैं राष्ट्रीय उद्यान में। भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना मध्य प्रदेश राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम 1955 के तहत होती रही है। इस अधिनियम का स्थान वन संरक्षण अधिनियम 1972 ने लिया था। व्हाइट टाइगर सफारी। तो राजा मार्तंड सिंह जूदेव सफारी मुकुंदपुर जिला सतना में विश्व की पहली व्हाइट टाइगर सफारी 3 अप्रैल 2016 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उद्घाटित। इस सफारी में सर्वप्रथम विंध्या नामक सफेद बाघिन को वन विहार भोपाल से लाया गया था। वर्तमान में कानन रायगढ़ी बिलासपुर से तथा मैत्री बाघ की जू भिलाई से सोनम एवं गोपी नामक सफेद सेल लाए गए हैं। सोनम एवं गोपी। गिद्ध गणना। गिद्धों की गणना भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल द्वारा की जाती है। गिद्ध है ना, प्रदेश का गिद्ध संरक्षण क्षेत्र पन्ना में है। दूसरा केरवा भोपाल में 2017 में स्थापित। 3 गिद्ध गणनाएं। प्रथम गिद्ध गणना 2016 में हुई थी। प्रदेश में 7 प्रजाति के 7000 गिद्ध पाए गए थे। द्वितीय गणना 2019 में होती है, इसमें 8300।
संख्या बढ़ गई। तो तिथि गणना 2021 में हुई है, उसमें 9446 गिद्ध मिले। गिद्धगढ़ तो बालमपुर रायसेन के समीप स्थित गांव में सफेद लंबबैक गिद्धों के संरक्षण का पायलट प्रोजेक्ट है, किंतु 2018 में आग लगने की घटना के कारणवश गिद्ध यहां से पलायन कर गए। गिद्धकूट पहाड़ तो रामनगर में गिद्धों का प्राकृतिक रहवास है। विदेश पशु या पक्षी हेतु अभ्यारण्य तो जो चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य है मुरैना में, ये घड़ियाल मगर के लिए बनाया गया है, घड़ियाल और मगर के लिए। सोन जो नदी अभ्यारण्य है शहडोल और सीधी में, ये भी घड़ियाल और मगर के लिए बनाया गया है। केन नदी अभ्यारण्य छतरपुर, ये भी घड़ियाल और मगर के लिए बनाया गया है। सैलाना अभ्यारण्य रतलाम में है, ये दूधराज और खरमोर पक्षी के लिए बनाया गया है। सरदारपुर अभ्यारण्य ये धार में है, ये भी खरमोर पक्षी और दूधराज के लिए बनाया गया है। घाटी गांव अभ्यारण्य ये ग्वालियर में है, सोन चिड़िया के लिए बनाया गया है। करेरा अभ्यारण्य ये शिवपुरी में है, सोन चिड़िया के लिए बनाया गया है। नौरादेही अभ्यारण्य सागर में है, नीलगाय के लिए बनाया गया है। गांधी सागर ये मंदसौर में है, नीलगाय के लिए। कामधेनु गौ अभ्यारण्य सालरिया में है, ये पालतू गाय के लिए बनाया गया है। सालरिया, सुसनेर और आगर। कामधेनु वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं है। रातापानी रायसेन ये टाइगर प्रोजेक्ट इसमें चलाया जा रहा है, तो ये महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 11 है। मध्य प्रदेश का एकमात्र रेप्टाइल उद्यान पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है। प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत राष्ट्रीय पार्क एवं अभ्यारण्य 6+1, तो मध्य प्रदेश सरकार 6 मानती है, भारत सरकार 7 मानती है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 के जनक कैलाश संखल्या है। विश्व में टाइगर प्रोजेक्ट के जनक गैनीमेन फोर्ड है। भारत में 1973 में प्रारंभ टाइगर प्रोजेक्ट भारत सरकार तथा वर्ल्ड वाइड फंड की संयुक्त योजना है। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ पृथककरण के बाद 9 राष्ट्रीय उद्यान थे, जो अब 11 हैं। वन विहार यक्ष सेतु कंजर्वेशन एरिया भोपाल मध्य प्रदेश स्थित वन विहार भारत का अपनी श्रेणी में दूसरा, जबकि यक्ष सेतु से मतलब ये डी सेंट्रल 230 से मान्यता प्राप्त एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। इसका आधुनिक जूलॉजिकल पार्क के रूप में प्रबंध किया जाता है। एक सेतु से तात्पर्य एक ऐसे क्षेत्र मतलब है, यक्ष सेतु कंजर्वेशन से क्या तात्पर्य है, तो क्षेत्र के बाहर प्राणियों या वनस्पतियों को संरक्षित करना, जबकि इन सेतु में संबंधित क्षेत्र के भीतर ही संरक्षण किया जाता है। तो अगर किसी राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य में किसी जीव का संरक्षण किया जा रहा है और बेसिकली वो जीव उसी एरिया से बिलोंग करता है, तो ये इन सितु कंजर्वेशन होगा। और अगर कोई प्रजाति या कोई जानवर संकटाग्रस्त है और उसको मतलब बहुत कम उसकी प्रजाति बची है, तो उसको संरक्षित करने के लिए कहीं बाहर, फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजिकल गार्डन पार्क में ले जाकर उसका संरक्षण किया जाता है, तो फिर ये एक सेतु कंजर्वेशन कहलाता है। सर्वाधिक पशु पक्षी वाले उद्यान या अभ्यारण्य, तो सर्वाधिक बाघ कान्हा किसली अभ्यारण्य में मिलते हैं, तो ये मंडला में है दोस्तों, मंडला में कान्हा किसली। फिर सर्वाधिक बाघ घना, तो ये बांधवगढ़। सर्वाधिक गौर कान्हा किसली में। सर्वाधिक बारहसिंगा भी कान्हा किसली में है। सर्वाधिक मोर ये नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य में है। सर्वाधिक दूधराज ये सैलाना अभ्यारण्य में है। सर्वाधिक खरमोर पक्षी ये सरदारपुर अभ्यारण्य में है। सर्वाधिक नीलगाय ये गांधी। सर्वाधिक घड़ियाल ये चंबल अभ्यारण्य में है। सर्वाधिक लंगूर रातापानी अभ्यारण्य में। सर्वाधिक काले मृग पेंच राष्ट्रीय उद्यान में। सर्वाधिक गिद्ध पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में। मध्य प्रदेश में प्रस्तावित अभ्यारण्य कौन कौन से हैं? कालीभीत बैतूल में, सुरमैनिया खंडवा में, मानधाता ये भी खंडवा में, कठीवाड़ा मयूर ये अलीराजपुर में, बसावन मामा गांव अभ्यारण्य ये सिरमौर रीवा में प्रस्तावित है। सिरमौर रीवा। चलिए दोस्तों, वन्यजीव अभ्यारण्य देख लेते हैं एमपी के। तो राज्य में वर्तमान में 24 अभ्यारण्य हैं। इसमें नौरादेही जो सागर में है सबसे बड़ा है, और राला मंडल जो इंदौर में है सबसे छोटा है। 5 अभ्यारण्य प्रस्तावित हैं अभी।
वर्तमान में। सर्वाधिक 96 अभयारण्य निकोबार, अंडमान निकोबार में है। मध्य प्रदेश का प्रथम अभयारण्य कान्हा किसली 1933 में घोषित किया गया था। अब ये नेशनल पार्क हो चुका है और ये मंडला में। वर्तमान में 24 अभयारण्य है। पालपुर कोन्हू राष्ट्रीय उद्यान बन गया और पालपुर कोन्हू अभयारण्य ये राष्ट्रीय उद्यान बन गया, नेशनल पार्क बन गया है। तो मध्य प्रदेश में टोटल 7 राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें से 6 स्टेट गवर्नमेंट मानती है और एक को स्वीकार नहीं करती है, लेकिन भारत सरकार 7 मानती है। नौलदही सागर में है, 1975 में स्थापित किया गया था इसको और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य है। इसका जो क्षेत्रफल है वो है 1194.67 स्क्वायर किलोमीटर। मध्य प्रदेश यह नर्मदा के कछार एवं गंगा बेसिन में विस्तृत है। सागर जिले में इसका मुख्यालय है। यह सागर, दमोह, नरसिंहपुर और रायसेन जिलों तक विस्तृत है। मुख्य संरक्षित प्राणी इसमें चीता है। अफ्रीकी चीता को पुनर्वासित किया जा रहा है, तो रिहेबिटेट किया जा रहा है अफ्रीकी चीते को। अन्य प्राणी नीलगाय, कृष्णमृग, जंगली सुअर, चीता आदि हैं। कोबरा, बामनेर, ब्यारमा, बिरमा नदियां इस अभयारण्य में प्रभावित होती हैं, जो केन की सहायक नदियां हैं। तो कोपरा, बामनेर, ब्यारमा और बिरमा ये केन की सहायक नदियां हैं और ये इस अभयारण्य में ये नदियां यहाँ से प्रवाहित होती हैं। यहाँ कान्हा से बाघ और गिर से शेर लाकर बसाने की भी योजना 2018 में प्रस्तावित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तालामंडल ये इंदौर में है। 1989 में बनता है। यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य है, 2.34 स्क्वायर किलोमीटर। देश का प्रथम लोमड़ी संरक्षित क्षेत्र 2017 में घोषित, लोमड़ी को यहाँ संरक्षित किया गया है, फॉक्स को। मध्य प्रदेश का प्रथम वन्य जीव जागरूकता केंद्र इसमें स्थापित है। यह मध्य प्रदेश का दूसरा तितली घर है। तो बटरफ्लाई हाउस है ये भी याद रखिएगा। बम्बू सेंट्रल नामक बांस उत्पादन केंद्र स्थापित है। काले भीत अभयारण्य ये बैतूल में प्रस्तावित है दोस्तों, प्रस्तावित है। बाघ गलियारा प्रोजेक्ट हेतु चयनित क्षेत्र आता है, इसे अभयारण्य बनाने पर विचार चल रहा है। काली भीत बैतूल और मेघराज अभयारण्य महाराष्ट्र को बाघ गलियारा बनाने का प्रस्ताव है। इस क्षेत्र में भालू और चीता संरक्षित किए जाएंगे। खियौनी अभयारण्य देवास सीहोर में है, तो 1975 में स्थापित। बालगंगा नदी और चंद्रकेसर नदी का उद्गम एवं प्रवाह इसी अभयारण्य में है। चंद्रकेसर बांध और जामनेर जलप्रपात प्रमुख पर्यटन स्थल है। सरदारपुर अभयारण्य ये धार में है, 1983 में इसको स्थापित किया जाता है। मूलतः खरमौर पक्षी के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया था ये। 2005 से दूधराज, खड़तीतर और सुल्ताना बुलबुल को भी संरक्षित किया जा रहा है। सैलाना अभयारण्य रतलाम में है। रतलाम सैलाना अभयारण्य 1983 में स्थापित किया गया था इसको। खरमोर, दूधराज, सुल्ताना बुलबुल, खड़तीतर आदि का संरक्षण। केरल निवासी प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ ऑर्निथोलॉजिस्ट सलीम अली ने सैलाना में मौजूद 89 पक्षी प्रजातियों का उल्लेख अपनी पुस्तक में किया। सैलाना की एक अन्य विशेषता क्या है? शुष्क पर्णपाती बच्चों की मौजूदगी, और ये काठियावाड़ गिर जंगलों का इको जोन बनाता है। करेरा अभयारण्य शिवपुरी में है, करेरा शिवपुरी। तो सोन चिड़िया संरक्षण के लिए 1981 में इसको स्थापित किया गया था। अन्य प्राणी इसमें भारतीय उल्लू है, इंडियन आउल, सांभर है, चिंकारा है, चीतल है, नीलगाय है। घाटी गांव ग्वालियर। सोन चिड़िया द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए 1981 में इसको स्थापित किया गया था। शाह बुलबुल दूधराज को भी यहाँ संरक्षण प्रदान किया गया है। तो घाटी गांव ग्वालियर में शाह बुलबुल को भी संरक्षण प्रदान किया गया है। चंबल अभयारण्य ये 1978 में इसको स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा घड़ियाल संरक्षण अभयारण्य है। मुख्यतः संरक्षित प्राणी डॉल्फिन और घड़ियाल हैं, अन्य मगरमच्छ, कछुआ, ऊद बिलाव आदि। क्षेत्र विस्तार मुरैना भिंड मध्य प्रदेश, धौलपुर राजस्थान, इटावा उत्तर प्रदेश। केन अभयारण्य ये छतरपुर में है, 1981 में स्थापित। विस्तार क्षेत्र छतरपुर और पन्ना में है। संरक्षित प्राणी इसमें घड़ियाल है, मगरमच्छ है। 2017 से गिद्ध संरक्षण भी किया जा रहा है। सोन घड़ियाल अभयारण्य ये शहडोल सीधी में है, 1981 में इसको भी स्थापित किया गया था।
और ये सोन नदी पर शहडोल में है। क्षेत्र विस्तार शहडोल, सीधी, सिंगरौली, सतना। संरक्षित प्राणी घड़ियाल, कछुआ, मगरमच्छ आदि। कछुए की सर्वाधिक प्राचीन प्रजाति के लिए भी प्रसिद्ध है। सिंघौरी अभ्यारण्य ये रायसेन में है। सिंघौरी अभ्यारण्य रायसेन 1976 में स्थापित, अब्दुल्लागंज, रायसेन। और यहीं पर दोस्तों याद करिए और क्या है, यहीं पर भीमबेटका की गुफाएं, भीमबेटका की गुफाएं यहीं अब्दुल्लागंज, रायसेन में। संरक्षित प्राणी बाघ, तेंदुआ, चीतल। बेरेनो बाघ इसी में स्थित है, तो बरेनो बांध इसी में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्य दार्शनिक स्थल इसमें देख लेते हैं। सिंघौरी अभ्यारण्य रायसेन। ऋग्वेदनाथ की गुफाएं, जामवती गुफा, चौकीगढ़ का किला। रातापानी अभ्यारण्य रायसेन में है। रातापानी रायसेन 1976 में इसको स्थापित किया गया था। क्षेत्र रायसेन और सीहोर। मध्य प्रदेश का एकमात्र अभ्यारण्य जो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है, तो ये मध्य प्रदेश का एकमात्र टाइगर मतलब अभ्यारण्य है जो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया, और ये 2012 में इसको शामिल किया गया था। इसमें से बेतवा नदी प्रवाहित होती है। संजय डुबरी अभ्यारण्य ये सीधी में है। संजय डुबरी अभ्यारण्य 1975 में इसको स्थापित किया गया था। इसमें गोपद, बनास, सोन नदियां प्रवाहित होती हैं। तो मध्य प्रदेश अभ्यारण्य एवं अन्य केंद्र महत्वपूर्ण दुर्लभता से देख लेते हैं दोस्तों। तो मुरैना में चंबल, मुरैना घड़ियाल संरक्षण उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश ये सीमा पर है, और डाल्फिन की मौजूदगी है, तो इसलिए इसका संरक्षण भी किया जा रहा है। फिर ग्वालियर, तो घाटी गांव ग्वालियर में है, और करेरा शिवपुरी में है। यहाँ पर सोन चिड़िया का संरक्षण किया जा रहा है। केन अभ्यारण्य छतरपुर में है। घड़ियाल का संरक्षण हो रहा है। पन्ना में दोस्तों गंगऊ जंगली भैंसा का संरक्षण के लिए चयनित, और पन्ना में ही रेप्टाइल पार्क, पन्ना एकमात्र रेप्टाइल पार्क है। तो ये तो पन्ना टाइगर रिजर्व जो कि नेशनल पार्क है उसमें ही है, ये याद रखिएगा। फिर ये सीधी में दोस्तों सोन अभ्यारण्य है। सीधी में घड़ियाल का इसमें संरक्षण किया जा रहा है। सतना, तो मुकुंदपुर बाइट टाइगर सफारी सतना में है। सतना में प्रारंभ प्रदेश की पहली टाइगर सफारी का उद्घाटन 3 अप्रैल 2016 को नामकरण मार्तंड सिंह जूदेव सफारी रखा गया है इसका। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सागर में नौरा देही अभ्यारण्य है, तो सबसे बड़ा अभ्यारण्य है ये। यहाँ च्यौला झील है, नीलगाय नीलगाय का संरक्षण किया जा रहा है। बामनेर नदी प्रवाहित होती है, और उदबिलाव और मगरमच्छ का यहाँ संरक्षण किया जा रहा है। रायसेन में रातापानी अभ्यारण्य है। रायसेन प्रोजेक्ट टाइगर, भीमबेटका इसी में स्थित है। लंगूर के लिए प्रसिद्ध है। प्रथम तितली घर, तो बटरफ्लाई पार्क भी है यहाँ गोपालपुरा में। सिवनी में दोस्तों प्रथम मत्स्य खाद्य केंद्र बनाया गया है। फिर बड़वाह, तो बड़वाह ये खरगोन में है। महासीर मछली प्रजनन केंद्र है, और इसे 2016 में स्थापित किया गया था। शाजापुर, तो पहला कंजर्वेशन रिजर्व, इसमें ब्लैक बक को कृष्ण मृग को सामुदायिक संरक्षित किया जा रहा है। फिर इंदौर में राला मंडल है। तो रायसेन में रातापानी, इंदौर में राला मंडल। सबसे छोटा अभ्यारण्य है। राज्य का प्रथम वन्य जीव जागरूकता केंद्र यहाँ है, और ये दूसरा तितली घर है, मतलब सेकंड ये बटरफ्लाई पार्क है। पहला कहाँ है? गोपालपुरा, रायसेन में। फिर धार में और रतलाम, तो रतलाम में सैलाना, धार में सरदारपुर अभ्यारण्य है, जहाँ पर खरमौर और दूतराज का संरक्षण किया जा रहा है। फिर दोस्तों ये आगर मालवा में कामधेनु गांव अभ्यारण्य विश्व में प्रथम। फिर राजगढ़ में नरसिंहगढ़, राजगढ़ में तो चिड़ी तालाब है यहाँ, और शैलाश्रय और भित्तिचित्र यहाँ मिलते हैं। फिर दोस्तों ये भोपाल, एकमात्र स्नेक पार्क भोपाल में बना हुआ है। तो केरवा क्षेत्र भोपाल में गिद्ध प्रजनन केंद्र बना हुआ है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सहयोग से गिद्ध संरक्षण केरवा भोपाल में गिद्ध प्रजनन केंद्र 2017 में स्थापित किया गया है। नीमच में दोस्तों गांधी सागर अभ्यारण्य है। मंदसौर, नीमच में नीलगाय का संरक्षण किया जा रहा है। मंदसौर और नीमच दोनों में है ये। तो
तो लगभग ये पूरा हम लोगों ने कवर कर लिया है। चलिए आगे देखते हैं। तो मध्य प्रदेश के वन्य जीव अभ्यारण्य तथ्यात्मक सारणी, तो बगदारा अभ्यारण्य ये 1978 में बनता है, सीधी जिले में है, 478 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। प्रमुख प्राणी कौन कौन से हैं? काला हिरण यानी ब्लैक बक, तेंदुआ और नीलगाय। बोरी बांस क्षेत्र, बोरी अभ्यारण्य ये भी 1975 में बना था, होशंगाबाद में है ये, और 486 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। शेर, तेंदुआ, चीतल के लिए जाना जाता है। फैन मिनीकोर ये 1983 में बनता है, मंडला में है, और 110 स्क्वायर किलोमीटर लगभग इसका क्षेत्रफल है। शेर, तेंदुआ, चीतल, सांभर यहाँ पाए जाते हैं। गांधी सागर ये 1981 में बनता है, मंदसौर में, और 224.65 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। नीलगाय, चिंकारा, तेंदुआ तो 368.62 राजस्थान सहित हो जाता है इसका स्क्वायर मतलब क्षेत्रफल। घाटी गांव 1981 में ग्वालियर में है, 511 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। सोन चिड़िया ब्लैक बक के लिए प्रसिद्ध है। करेरा 1981 शिवपुरी 202 स्क्वायर किलोमीटर, सोन चिड़िया, काला हिरण। केन ये भी 1981 छतरपुर में 45 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, घड़ियाल मगर के लिए प्रसिद्ध है। फिर खियौनी ये कन्नौद आष्टा देवास सिहोरपुर में है, देवास सीहोर में है ये, और 1955 में इसको बनाया गया था। 1955 में 27 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। दूधराज, तेंदुआ, सांभर, चीतल। रातापानी से कॉरिडोर द्वारा संबंधित जामनेर जलप्रपात। राष्ट्रीय चंबल ये 1978 में बनता है, मुरैना भिंड 435 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। घड़ियाल, मगर, कछुआ, डॉल्फिन के संरक्षण के लिए बनाया गया है। नौरादेही तो ये 1984 में बनता है, सबसे बड़ा है ये। सागर, दमोह, नरसिंहपुर, रायसेन में इसका क्षेत्रफल है, और 1194 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। फिर इसमें नीलगाय, काला हिरण, चीतल, जंगली कुत्ते आदि मिलते हैं। फिर इसके बाद पचमढ़ी है दोस्तों, इसको 1977 में घोषित किया जाता है, होशंगाबाद में है, 417 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। शेर, तेंदुआ, चीतल, चिंकारा, सांभर, नीलगाय, चौसिंधा और भालू के लिए प्रसिद्ध है। पनपथा ये 1983 में बनता है, शहडोल उमरिया में है ये, 245 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल है। शेर, तेंदुआ, चीतल, चिंकारा, सांभर, नीलगाय, चौसिंधा, भालू आदि यहाँ पर पाए जाते हैं। मोगली पेंच ये 1977 में बनता है, सिवनी छिंदवाड़ा में है, 118 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। शेर, तेंदुआ, चीतल, गौर, सांभर यहाँ पाए जाते हैं। फिर रातापानी 1978 में रायसेन में है, 823 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। शेर, तेंदुआ, सांभर प्रोजेक्ट टाइगर के तहत चीतल, नीलगाय, चिंकारा मिलते हैं। संजय डुबरी 1975 में सीधी में है, और ये 364 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल है। शेर, तेंदुआ, सांभर, चीतल, नीलगाय, तदुबरी और चिंकारा मिलते हैं यहाँ। सिंघोरी 1976 में रायसेन में है, और 287 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल है। शेर, तेंदुआ, चीतल, सांभर, चिंकारा पाए जाते हैं। सोन घड़ियाल तो 1974 में बना, सीधी शहडोल में है, 41 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल है। घड़ियाल, मगर और कछुआ का यहाँ संरक्षण किया जाता है। सरदारपुर 1983, धार 348 स्क्वायर किलोमीटर, खरमौर पक्षी। सैलाना 1983, रतलाम लगभग 13 स्क्वायर किलोमीटर, दूधराज और खरमौर का। डाला मंडल 1989 सबसे छोटा है, इंदौर में है, 2.34 स्क्वायर किलोमीटर है। शेर, तेंदुआ, चीतल, चिंकारा का संरक्षण हो रहा है। ओरछा 1994 में बनता है, टीकमगढ़ में है, 44 लगभग 45 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। चीतल, नीलगाय का संरक्षण किया जा रहा है। नरसिंहगढ़ 1974 राजगढ़ में है, और 59 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तेंदुआ, चीतल, सांभर, गौर, धुवर, धनेरा के लिए प्रसिद्ध है। रानी दुर्गावती तो ये 1997 में बनता है, दमोह में है, और ये 24 स्क्वायर किलोमीटर लगभग इसका क्षेत्रफल है। तेंदुआ, चीतल के लिए प्रसिद्ध है। गंगऊ ये 1979 में बनता है, 1979 में पन्ना में है ये, और 68 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। चलिए दोस्तों, पर्यावरण एवं जैव विविधता का संरक्षण मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखते हैं। तो जैव विविधता विभाग कब बनता है? प्रदेश की जैव विविधता को संरक्षित, परिवर्धित और परिवर्तित करने के उद्देश्य से सन 2001 में जैव विविधता विभाग की स्थापना की गई। इसके कार्य कौन कौन से हैं? जैव संसाधनों का सूचीकरण, प्राणी एवं वनस्पति सर्वेक्षण, नवीन प्राकृतिक विरासत स्थलों का सृजन, बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना, जैव प्रौद्योगिकी एवं जैव संसाधनों पर अनुसंधान, जैव संरक्षण योजनाओं का सृजन। फिर सहयोगी अधीन संस्थाएं, तो मध्य प्रदेश
राज्य जैव विविधता बोर्ड, तो इसकी जो स्थापना है जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत होती है। गठन इसका 11 अप्रैल 2005 को हुआ था। उद्देश्य क्या है? जैव विविधता के संरक्षण, उपयोग एवं इसके लाभों में सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश जैव विविधता बोर्ड का गठन किया है। संरचना क्या है इसकी? तो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित इस बोर्ड के सलाहकार विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर एस एम स्वामीनाथन हैं, जिन्होंने जैव विविधता के राष्ट्रीय आयोग की भी अध्यक्षता की थी। फिर मध्य प्रदेश जैव प्रौद्योगिकी परिषद, तो जैव प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देने के लिए 2005 में मध्य प्रदेश जैव प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना की गई। यह प्रौद्योगिकी विकास, उद्योगों के लिए नवीन जैव प्रौद्योगिकी, नवीन अनुसंधान एवं शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। इसका विलय एमपी कास्ट में कर दिया गया है। इको विकास समितियां, तो वन प्राणी संरक्षण में जन सहयोग प्राप्त करने के लिए प्रदेश में इको विकास समितियों का गठन किया गया है। इको पर्यटक विकास मंडल, तो मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड एक स्वशासी संस्था है। इसका गठन 12 जुलाई 2005 को मध्य प्रदेश सोसाइटी एक्ट 1973 के अंतर्गत किया गया है। बोर्ड द्वारा 99 मनोरंजन क्षेत्र एवं 13 वन्य प्राणी क्षेत्र सहित 144 क्षेत्र अधिसूचित किए गए हैं। जंगल गलियारा, तो ये कॉरिडोर बनाया गया है, फॉरेस्ट कॉरिडोर। तो पर्यावरण रक्षा की दिशा में लागू अनेक योजनाओं में मध्य प्रदेश में जंगल गलियारा बनाए जाने संबंधी एक अनूठी योजना 1999 की है। इस योजना के अंतर्गत प्रथमतः 2 अभ्यारण्यों व 2 राष्ट्रीय उद्यानों को उनके बीच एक वन क्षेत्र की पट्टी विकसित करके जोड़ा जाना है। जोड़े जाने वाले प्रस्तावित राष्ट्रीय उद्यानों में बांधवगढ़, शहडोल, कान्हा मंडला में सम्मिलित है। मध्य प्रदेश जैव विविधता विरासत स्थल, तो जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 27, 2 की धारा 37 एवं राज्य जैव विविधता नियम 2004 के तहत मध्य प्रदेश में जो 2 जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किए गए हैं। कौन कौन से? पातालकोट, ये छिंदवाड़ा में है, पातालकोट छिंदवाड़ा। नारो पहाड़ी सतना में है। जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व, भारत का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा था? नीलगिरी, ये 1986 में बनता है। जबकि मध्य प्रदेश का पचमढ़ी है। मध्य प्रदेश में जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र यानी बायोस्फीयर रिजर्व 3 है, पचमढ़ी है, फिर अमरकंटक है और पन्ना है। मध्य प्रदेश के पर्यावरण संरक्षण संस्थान, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इसका गठन 23 सितंबर 1974 को होता है। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण एक्ट 1974 के तहत राज्य प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड का नाम 1 नवंबर 1980 को पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किया गया। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मध्य प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसका नाम किया गया। भोपाल मुख्यालय है इसका, भोपाल में। पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन इप्को, ये इसका गठन 5 जून 1981 को होता है। यह संगठन पर्यावरण से संबंधित परामर्शी कार्य एवं पर्यावरण के क्षेत्र में विकास एवं संस्थाओं के उत्थान के रूप में कार्य करता है। राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, तो उसका गठन 10 अक्टूबर 2017 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1981 की धारा 3(3) के तहत किया गया है। मुख्यालय भोपाल में है। उद्देश्य क्या है? राज्य में विभिन्न औद्योगिक व्यावसायिक गतिविधियों के पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करना। ऑपरेशन एमपी बायो 2017, तो मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड, मध्य प्रदेश वन विभाग और हिमाचल प्रदेश ने संयुक्त ऑपरेशन एमपी बायो 2017 लाकर वनोत्पाद के अवैध परिवहन को रोकने के लिए प्रयास किया है। अंतर्राष्ट्रीय वन विकास कार्यक्रम फॉरेस्ट प्लस, तो संयुक्त राष्ट्र एजेंडे द्वारा होशंगाबाद वन मंडल, हरदा वन मंडल, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में 2012 में फॉरेस्ट प्लस कार्यक्रम क्रियान्वित किया गया। तो कहाँ होशंगाबाद वन मंडल में, हरदा वन मंडल में और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में। अंतर्राष्ट्रीय वन मेला 2017, प्रदेश की जड़ी बूटियों के संग्राहकों को स्पर्धात्मक बाजार मूल्य उपलब्ध कराने एवं इन जड़ी बूटियों के प्रचार प्रसार हेतु वित्तीय वर्ष
14/12/2017 से 20/12/2017 तक भोपाल के लाल परेड मैदान पर अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन किया गया। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र मध्य प्रदेश तथा अन्य जैव विविधता केंद्र। तो चलिए इसमें मैप के माध्यम से देख लेते हैं। तो जैव विविधता पर मध्य प्रदेश के संस्थागत एवं अन्य प्रयास। तो जैव विविधता विभाग ये 2001 में बनता है। मध्य प्रदेश जैव विविधता बोर्ड ये 2002 में बनता है। फिर मध्य प्रदेश जैव औद्योगिकी परिषद 2005 में। जलीय जैव विविधता का डिजिटल मैप बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल द्वारा बनाया गया है। मोगली उत्सव एवं प्रकृति भ्रमण, बच्चों में जैव विविधता के प्रति जागरूकता पैदा करना। लोक जैव विविधता पूंजी का निर्माण जैव विविधता संस्थान पणजी द्वारा। राज्य जैव विविधता पार्क विभिन्न भागों में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम यूनेस्को ने 1973-74 में प्रारंभ किया। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? तो उच्च मानकों पर आधारित प्राकृतिक अधिवास, वन्य प्राणी, वनस्पति एवं पर्यावरण को जहां संरक्षित किया जाता है। तो पन्ना जैव मंडल रिजर्व क्षेत्र, तो इसकी स्थापना 2020 में होती है, घोषणा 2011 में हो गई थी। के नदी का ये प्रवाह क्षेत्र है। नीरो हिल ये सतना में है और पातालकोट ये तामिया में है। तो ये जैव विविधता विरासत स्थल है, 2019 में इनको घोषित किया गया था, तो ये याद रखिएगा दोस्तों। कार्बन फ्लक्स टावर ये ताबड़ी, बैतूल और कान्हा मंडला में लगाए गए हैं। फिर ताला उमरिया में जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया है। फिर अचानक मार अमरकंटक जैव रिजर्व ये बिलासपुर के क्षेत्र में है, मतलब आधा मध्य प्रदेश में है और आधा तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक में है ये, और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में है। बायोस्फीयर रिजर्व है ये। डिंडोरी अनूप मध्य प्रदेश, बिलासपुर छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश का दूसरा, भारत का 14वां, स्थापना 2012 में, घोषणा 2005 में हुई थी। यह मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का संयुक्त जैव रिजर्व है। बिलासपुर का मरवाही जंगल सफेद भालू के लिए प्रसिद्ध है। तो बिलासपुर का मरवाही जंगल जैव सफेद भालू के लिए प्रसिद्ध है। पचमढ़ी मंडला जैव रिजर्व जैव मंडल, तो ये होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल के क्षेत्र में आता है। स्थापना 2009 में हुई थी, घोषणा 1999 में की गई थी। मध्य प्रदेश का पहला जैव मंडल रिजर्व है, भारत का 11वां है और यूनेस्को ने 2009 में इसको मान्यता दी है। फिर चिराखा बायोटेक्निकल पार्क प्रथम जैव प्रौद्योगिकी उद्यान है, पीथमपुरा के पास, देवालपुर, इंदौर। खंडवा में साली कला जैव उद्यान है, राजपुर, खंडवा, प्रथम जैव विविधता पार्क है ये। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र 3 हैं। कौन कौन से? पचमढ़ी मंडला क्षेत्र जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र है, 2009 में बना। इसमें बैतूल, होशंगाबाद मंडला जिले आते हैं और ये लगभग 5000 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अमरकंटक अचानक मार जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र, इसकी घोषणा 2005 में हुई थी, शामिल ये 2012 में हुआ था। छिंदवाड़ा, डिंडोरी, अनूपपुर मध्य प्रदेश में और ये बिलासपुर में भी आता है छत्तीसगढ़ में। तो ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का संयुक्त बायोस्फीयर रिजर्व है। इसका क्षेत्रफल 3835.51 स्क्वायर किलोमीटर है। पन्ना ये 2020 में बनता है। इसमें 3 आरक्षित क्षेत्र शामिल है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, गंगाऊ अभ्यारण्य और केन घड़ियाल अभ्यारण्य। पन्ना, छतरपुर इसमें क्षेत्र आते हैं और इस लगभग 3000 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अब मध्य प्रदेश में आपदा प्रबंधन, तो प्राकृतिक, मानव जनित एवं विभिन्न आपदाओं से निपटने के लिए मध्य प्रदेश में कई कदम उठाए गए हैं। मध्य प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण केंद्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अधीन मध्य प्रदेश द्वारा 5 सितंबर 2007 को, याद रखिएगा 5 सितंबर 2007 को इसका गठन किया गया है और राज्य स्तर पर इस प्राधिकरण का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। जिला आपदा प्राधिकरण, तो जिला स्तर पर जिला आपदा प्राधिकरण के अध्यक्ष कलेक्टर होंगे। आपदा प्रबंधन संस्थान केंद्रीय संस्थान है, ये 1987 में बनता है, मुख्यालय भोपाल में है। भोपाल गैस कांड के बाद इसकी स्थापना ऐसी विषम परिस्थितियों से निपटने के लिए की गई है जिसमें राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण को सलाह देने हेतु आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई है। मध्य प्रदेश जैव
अनाशय अवशिष्ट नियंत्रण एक्ट 2004 में आता है। उद्देश्य क्या है? अनाशय अपशिष्ट की रोकथाम और उपचार को विनियमित करना। अधिनियम की धारा 3 में प्रदत्त शक्तियों के आधार पर संपूर्ण मध्य प्रदेश में प्लास्टिक थैलियों के उत्पादन एवं विक्रय पर 24 अप्रैल 2017 से पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। फिर मध्य प्रदेश में आप बताएं तो भोपाल गैस त्रासदी 1984 में होती है। भोपाल गैस त्रासदी तो भोपाल के जयप्रकाश नगर में स्थित ब्रिटेन की यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के कारखाने में, दोस्तों ये ब्रिटेन की नहीं है, ये यूएसए की कंपनी थी, ब्रिटेन की नहीं थी, यूएसए की थी। लिमिटेड के कारखाने में मिक यानी मिसाइल आइसोसाइनाइड नामक जहरीली गैस रिसने से 15,000 से अधिक मौतें हुई। ऑपरेशन फेथ त्रासदी के समय जनता को राहत देने के लिए चलाया गया। एनके सिंह कमेटी गैस लीकेज के कारणों का पता लगाने के लिए गठित की गई थी। जबलपुर भूकंप त्रासदी 1997 में होती है। तो 22 मई 1997 को 5.8 तीव्रता का भूकंप आया था। यह डीप स्लीप टाइप का भूकंप था। भूकंप का अधिकेंद्र कोसम घाट गांव था। भूकंप का कारण नर्मदा भ्रंश की आंतरिक हलचल थी। खंडवा भूकंप ये 1847 से 1992 के मध्य लगभग 7 भूकंप आए। इसमें से 2 की तीव्रता 6 से अधिक थी। यह भूकंप मापा लैब स्थापित की गई है। तो यहाँ भूकंप मापा लैब स्थापित की गई है। उज्जैन त्रासदी 1.2 तो 1994 को मौनी अमावस्या के दिन महाकाल मंदिर में घटी। उज्जैन त्रासदी 2.0 तो 15 जुलाई 1996 को अमावस्या के दिन ही महाकाल मंदिर में घटी। कृष्ण जांच आयोग गठित किया गया था इसकी जांच के लिए। मध्य प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण, तो मध्य प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण संस्थान कौन कौन से हैं? पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन एप्को, इसकी स्थापना 5 जून 1981 को होती है। 5 जून 1981, मुख्यालय भोपाल में है। पर्यावरण संबंधी शोध, शिक्षण, प्रशिक्षण एवं नगर वानिकी द्वारा प्रदूषण पर रोक लगाना इसका उद्देश्य है। आपदा प्रबंधन संस्थान 19 नवंबर 1987 को बनता है। भोपाल में इसका मुख्यालय है। प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं के दुष्प्रभाव को कम करना इसका उद्देश्य है। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 1974 में बनता है, स्थापित किया जाता है और इसका मुख्यालय भोपाल में है। फिर विभिन्न तरह के प्रदूषण को नियंत्रित करना इसका उद्देश्य है। मध्य प्रदेश झील संरक्षण अधिक प्राधिकरण 2004 में बनता है। भोपाल में इसका मुख्यालय है। भोपाल झील सहित सभी जिलों की झीलों, सरोवरों का प्रबंधन एवं संरक्षण करना इसका उद्देश्य है। मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड जुलाई 2005 में इसको स्थापित किया जाता है। भोपाल में इसका मुख्यालय है। इको टूरिज्म को प्रोत्साहन देना इसका उद्देश्य है। भारतीय वन अधिनियम 1927 तो भारत में लागू 1927 में, मध्य प्रदेश में लागू 1 नवंबर 1973 को। वनोपज के परिवहन एवं उन पर शुल्क का अधिनियमन करना इसका उद्देश्य है। मध्य प्रदेश वन संरक्षण अधिनियम ये 1973 में लागू होता है। भारत में कब लागू हुआ था? 9 सितंबर 1972 को। मध्य प्रदेश में 25 जनवरी 1973 को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत बनाया गया। उद्देश्य क्या था? देश की पारिस्थितिकीय एवं पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य था। वन्य जीवों, पक्षियों एवं पादपों का संरक्षण एवं अन्य संबंधित विषयों का उपबंध करना। इसके तहत ही राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य को अधिसूचित किया जाता है। मध्य प्रदेश काष्ठ चीन विनियमन अधिनियम ये 1984 में आता है। मध्य प्रदेश में लागू 15 सितंबर 1983 से बहुत लक्षित प्रभाव इसको लागू किया गया था। उद्देश्य क्या है? वनों एवं पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण को ध्यान में रखकर आरा मिलों की स्थापना तथा काष्ठ चीन के व्यापार को लोकहित में विनियमित करना। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आता है, लागू 25 अक्टूबर 1980 को होता है। तो दोस्तों इसमें जो वन संरक्षण अधिनियम है 1980 का, उसको लागू कब किया गया था? 25 अक्टूबर 1980 को। इसका उद्देश्य क्या है? वनों का संरक्षण, वनों से जुड़े विवादों का विनियमन एवं सहायक विषयों के लिए उपबंध करना। मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता व्यापार विनियम अधिनियम
व्यापार विनियमन अधिनियम 1964 में आता है, मध्य प्रदेश में लागू 1964 से हुआ है। उद्देश्य क्या है इसका? तेंदुपत्ता के व्यापार को लोक हित में विनियमित करने तथा तेंदुपत्ता व्यापार में राज्य को सर्वोच्च बनाना इसका उद्देश्य है। मध्य प्रदेश वन भूमि शाश्वत पट्टा प्रति संहरण अधिनियम 1973 में आता है, मध्य प्रदेश में 1973 में लागू होता है। उद्देश्य क्या है? मध्य प्रदेश में वन भूमि के समस्त शाश्वत पट्टों पर प्रतिसंहरण करने तथा उससे संबंधित विषयों के लिए लागू। मध्य प्रदेश लोक वानिकी अधिनियम 2001 में आता है, मध्य प्रदेश में 2001 में लागू होता है। उद्देश्य क्या है? प्रदेश में निजी एवं राजकीय वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों के प्रबंधन एवं आनुषंगिक विषयों को विनियमित करना इसका उद्देश्य। जैव विविधता अधिनियम 2002 में आता है, मध्य प्रदेश में लागू कब होता है? 21 नवंबर 2014 को। उद्देश्य क्या है? जैव संरक्षण, जैव सर्वेक्षण और जैव संसाधनों में शोध को सहज एवं सुलभ बनाना। फिर मध्य प्रदेश वनोपज अधिनियम 1969 में आता है। भू राजस्व संहिता 1956 के कुछ प्रावधान, भारतीय दंड संहिता 1860 के कुछ प्रावधान लागू हैं। चलिए दोस्तों, कुछ वानिकी पुरस्कार देख लेते हैं। वानिकी पुरस्कार तो सबसे पहले है बसामन मामा वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण पुरस्कार। तो मध्य प्रदेश शासन वन विभाग द्वारा मध्य प्रदेश एवं विंध्य क्षेत्र में वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण के क्षेत्र में प्रदर्शित की गई शूरवीरता तथा निजी भूमि को प्रोत्साहित करने हेतु शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों, अशासकीय व्यक्तियों, संस्थाओं, समितियों को पुरस्कृत करने के लिए 2 श्रेणी में बसामन मामा स्मृति पुरस्कार 2009 से स्थापित किया गया है। इसमें पहला है विंध्य क्षेत्र हेतु बसामन मामा पुरस्कार। तो वनों एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण संवर्धन हेतु उत्कृष्ट कार्य योगदान एवं वीरता हेतु प्रथम पुरस्कार 2 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार 1 लाख रुपए और तृतीय पुरस्कार 50,000 रुपए दिया जाता है। बसामन मामा राज्य स्तरीय पुरस्कार। तो निजी भूमि पर उत्कृष्ट वनोरोपण के लिए प्रथम पुरस्कार 2 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार 1 लाख रुपए और थर्ड प्राइज 50,000 रुपए। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार। तो यह पुरस्कार वन एवं वन्य जीव संरक्षण के लिए दिया जाता है। वनों को बचाने के लिए अपना प्राण देने वाले जनसमूह, प्राणोत्सर्ग करने वाले जनसमूह का नेतृत्व करने वाली वीरांगना अमृता देवी की स्मृति में सन 1994 से राजस्थान ने तथा 2008-9 से मध्य प्रदेश ने 1 लाख रुपए का पुरस्कार प्रारंभ किया है। वन्य प्राणी पुरस्कार। तो वन्य प्राणी संरक्षण में श्रेष्ठतम योगदान के लिए कर्मचारियों एवं अधिकारियों को वर्ष 2008 में स्थापित वन्य प्राणी संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार के अंतर्गत वन उप संरक्षक, सहायक वन उपरक्षक स्तर के लिए, एक वन क्षेत्रपाल स्तर के लिए तथा एक उप वन क्षेत्रपाल वनपाल वन संरक्षक स्तर के लिए 4 पुरस्कारों का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक पुरस्कार की राशि 50,000 रुपए है। वन प्रहरी पुरस्कार। तो वनों में अग्नि की रोकथाम, अवैध वन कटान को रोकने, वन्य जीव जंतुओं की सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली संस्थाओं अथवा व्यक्ति विशेष को 2 श्रेणियों में विभक्त यह पुरस्कार राज्य एवं जिला स्तर पर प्रदान किया जाता है। वृक्ष मित्र योजना। श्रीमती इंदिरा गांधी की स्मृति में भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष उनकी जन्म तिथि यानी 19 नवंबर के अवसर पर इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया जाता है। महावृक्ष पुरस्कार। प्राचीन एवं विशिष्ट प्रजातियों के वृक्षों को पहचान कर सुरक्षित करने के उद्देश्य से वर्ष 1995 में महावृक्ष पुरस्कार योजना शुरू की गई है। तो राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों की स्थापना। मध्य प्रदेश में देश के दूसरे सर्वाधिक अभयारण्य 24 हैं। इसी प्रकार 11 राष्ट्रीय उद्यान है। लगभग 11,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र इनके तहत लाया गया है। प्रोजेक्ट टाइगर। तो भारत में केंद्र द्वारा प्रारंभ 1973 में, मध्य प्रदेश में लागू 1973 में। मध्य प्रदेश का प्रथम प्रोजेक्ट टाइगर कान्हा किसली में 1973-74 में बना।
मध्य प्रदेश के कुल टाइगर प्रोजेक्ट 7 हैं, 6 राष्ट्रीय उद्यान और 1 अभ्यारण्य। व्यय प्रबंधन केंद्र एवं राज्य द्वारा आवर्ती व्यय में केंद्र का अनुदान 50%, जबकि अनावर्ती व्यय में 100% होता है। पन्ना में टाइगर विलुप्त होने के बाद 2009 में बाघ बाघिनों को बाहर से लाकर स्थापित किया गया है। गौर पुनर्स्थापना योजना बांधवगढ़ में कान्हा किसली से लगभग 20 गौर झुंडों को लाकर बांधवगढ़ में स्थापित किया जाएगा। खरमौर एवं सोन चिड़िया सूचना पुरस्कार 2005, तो विलुप्त प्राय सोन एवं खरमौर की सूचना देने वाले को नगद राशि दी जाने की योजना 2005 में प्रारंभ की गई। योजना खरमौर के मामले में सफल सिद्ध हुई है। योजना के अंतर्गत नर खरमौर की किसी खेत या बीहड़ में जुलाई महीने में होने की सूचना देने वाले व्यक्ति को 1000 रुपये तथा यदि सितंबर अक्टूबर तक रहने की सूचना पुनः मिलती है 4000 रुपये। सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए सोन चिड़िया के अंडों की सूचना तथा अंडों को हैचिंग तक सुरक्षित रखने तक सूचनादाता को 10,000 रुपये का पुरस्कार देने का प्रावधान है। एशियाई सिंह पुनर्वास योजना, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पश्चात केंद्र द्वारा पुनः योजना लागू गिरवन गुजरात से शेरों और पालपुर कोन्हो अभ्यारण्य में बसाया जाएगा। यह 20 वर्षों का प्लान है। उल्लेखनीय है कि पहले कभी एशियाई सिंह यहाँ विचरते थे। हाथी रहवास क्षेत्र संजय राष्ट्रीय उद्यान, तो छत्तीसगढ़ की तरफ से हाथियों का निरंतर प्रवास मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में हो रहा है। 2002 में लगातार ऐसे प्रयासों के बाद हाथियों के समूह ने अपना रहवास यहाँ बना लिया तथा वह लौटे नहीं। मध्य प्रदेश सरकार ने इसे हाथी रहवास एलिफेंट हैबिटाट एरिया घोषित कर केंद्र से सीमत मांगी। मध्य प्रदेश सरकार ने कर्नाटक से 11 हाथियों की खरीदी 2018 में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के लिए की। पहला डॉल्फिन सेंटर ये बरही जिला भिंड में बनाया गया है। तो मध्य प्रदेश सरकार चंबल में मौजूद डॉल्फिन को लेकर एक डॉल्फिन सेंटर बनाने का निर्णय 2017 में ले चुकी है। यहाँ दुनिया भर के डॉल्फिन प्रजातियों के बारे में सूचना मिलेगी। प्रदेश में 2018 में लगभग 80 डॉल्फिन चंबल क्षेत्र बरही सोनपुरा संकरी में है। उल्लेखनीय है कि केंद्र ने 2009 में डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। तो नेशनल एक्वेटिक एनिमल घोषित किया है कि उसको डॉल्फिन को कब 2009 में। इसका वजन लगभग 90 किलो होता है। गेंजेटिक डॉल्फिन आंखों के बजाय ध्वनि तरंगों का प्रयोग करती है। घड़ियाल संरक्षण परियोजना चंबल केन सोन आदि नदियों में क्रियान्वित हो रही है। मगरमच्छ संरक्षण, तो शिवपुरी में मगरमच्छ बहुतायत में है, इनके संरक्षण पर विचार चल रहा है। राज्य वन जीव बोर्ड, तो वन जीव संरक्षण अधिनियम संशोधन 2002 मूल अधिनियम 1972 में आता है कि धारा 6 के तहत राज्य सरकार द्वारा इस बोर्ड का गठन किया गया। मुख्यमंत्री पदेन अध्यक्ष जबकि वन मंत्री पदेन उपाध्यक्ष होते हैं। बोर्ड की सालाना 2 बैठकें होती हैं। इसका कार्य राज्य सरकार को वन जीव संरक्षण पर सलाह देना है। टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी, तो वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत 1997 से प्रदेश के सभी टाइगर प्रोजेक्ट्स में टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी की स्थापना की गई है। सोसाइटी के निम्नलिखित उद्देश्य हैं: वन्य प्राणियों के अवैध शिकार पर प्रभावी नियंत्रण में राज्य सरकार की मदद करना, बाघ अधिवासों को संरक्षित करने में राज्य सरकार तथा स्थानीय लोगों को सहयोग देना, विलुप्ति की कगार पर खड़ी प्रजातियों को संरक्षण देने में मदद करना, जैव विविधता के संरक्षण के लिए जागरूकता प्रसारित करना, बाघ संरक्षण के लिए अधोसंरचनात्मक विकास कार्य करना, बाघ के अंगों तथा उनसे बनने वाली वस्तुओं के अवैध व्यापार पर नियंत्रण में सहयोग देना। अभिनव योजना, तो संकटग्रस्त वन्य प्रजातियों को एक क्षेत्र के साथ दूसरे अन्य क्षेत्र में भी पुनर्वासित करने की योजना है ये। इसके तहत बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में 50 गौर जोड़ों को पुनर्वासित किया गया है। बारहसिंगा, इसमें पन्ना में बाघ पुनर्स्थापित
उड़ीसा से, तथा कान्हा में कृष्णमृग पुनर्स्थापित किए गए। ब्लैक बक कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में और पन्ना में बाघों को पुनर्वासित किया जा रहा है और ये उड़ीसा से लाए गए हैं पन्ना में। बारहसिंघा कान्हा मात्र में पाई जाने वाली ब्रेडरी प्रजाति बारहसिंघा को बोरी अभयारण्य तथा संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान में बसाने की योजना है। नौरादेही ये सागर में है, में अफ्रीकी चीता नामीबिया से तथा पालपुर कोन्हो में एशियाई शेरों को पुनर्वासित करने की योजना बनाई क्या जा रही है, तो आ ही गए हैं। दोस्तों अब मध्य प्रदेश के पक्षियों के बारे में देखते हैं। तो मध्य प्रदेश में IBA इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र की संख्या 17 है। सबसे पहले बर्नस ने नीमच और उसके आसपास के पक्षियों का अध्ययन किया। राज्य में 3 श्रेणी के पक्षी पाए जाते हैं। वृक्षीय पक्षी, तो आदिवासी क्षेत्रों में प्रायः वृक्षीय पक्षी निवास करते हैं, जैसे लाइवर, तोता, ट्यूंगा, बसत, कक्कू, चातक, मखोह, कोयल भी वृक्षीय पक्षी जो संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाई जाती है। चातक मानसून के समय मध्य प्रदेश में प्रवेश करता है, संभवतः अफ्रीका से आता है। थलीय पक्षी, तो गर्मी को छोड़कर सभी ऋतु में थलीय पक्षी दिखाई देते हैं, जैसे खंचन, चराचरी, तीतर एवं बटेर। जलीय पक्षी, तो मध्य प्रदेश में बतख, टिटहरी, हंस, रैल्स, थेकरी, चैती, फूलचुकी आदि। फूलचुकी भारतीय पक्षियों में सबसे छोटा है। टिटहरी बड़ी संख्या में पाया जाता है, लेकिन स्पाइडर विंग्ड फ्लावर की संख्या काफी कम है। खरमोर, तो यह सोन चिड़िया परिवार प्लेटिकन फैमिली का सदस्य है। स्थानीय नाम भटकुकड़ा या खड़तीतर है। रंग नर खरमोर श्वेत और श्याम रंग का होता है। मादा खरमोर भूरी चितकबरी। सिर पर पीले काले बालों की शाही कलगी इसका सौंदर्य है। इसका संरक्षण सैलाना अभ्यारण्य रतलाम और सरदारपुर धार में किया जा रहा है। दूधराज पैराडाइज फ्लाई कैचर मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी है। रंग दुधिया है। अन्य नाम शाह बुलबुल, हुसैनी बुलबुल, महारानी। विशेषता भ्रमणशील पक्षी है। लंबी और तेज उड़ान, घने वृक्षों, बांस जंगलों में निवास करता है। इसका भी संरक्षण सैलाना और सरदारपुर में किया जा रहा है। फिर थ्रिका पक्षी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाया जाता है। थ्रिका पक्षी। फूलचुकी भारत का सबसे छोटा पक्षी मध्य प्रदेश में मिलता है। फूलचुकी। नोटेबल फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। तो डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान धार में है। रातापानी रायसेन मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर वाला एकमात्र अभ्यारण्य है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान 940 वर्ग किलोमीटर सबसे बड़ा और सर्वाधिक पुराना है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान सीधी का आधा हिस्सा छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में चला गया है। डिंडोरी का फासिल राष्ट्रीय उद्यान देश के ऐसे 4 उद्यानों में से एक है। माधव शिवपुरी से राष्ट्रीय राजमार्ग NH-46 गुजरता है। इसी उद्यान में जॉर्ज कैसल का किला है। शिवपुरी और बानमोर मुरैना में कत्थे के कारखाने हैं। हर्रा, बहड़ा और आमला इन तीनों का संयुक्त उपयोग त्रिफला के रूप में होता है। वनों का पूर्णतः राष्ट्रीयकरण करने वाला देश का प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है और ये 1970 में ही हो गया था। पपीहा जैसा दिखाई देने वाला शिकारी पक्षी ठीकरा मध्य प्रदेश में पर्याप्त संख्या में मौजूद है। सामाजिक वानिकी योजना के एक कार्यक्रम के रूप में पंचवन योजना 1976 से ही शुरू की गई है। राज्य के 33% से कम वन वाले क्षेत्रों में पंचवन योजना लागू की गई है। उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश शिवपुरी वनवृत्त में मुख्य रूप से कटीले वन पाए जाते हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश में मुख्यतः आर्द्र मानसूनी वन पाए जाते हैं। सर्वाधिक बांस वृक्ष मध्य प्रदेश में पाया जाता है, जबकि बांस का सर्वाधिक उत्पादन अरुणाचल प्रदेश करता है। मध्य प्रदेश में भारत में टाइगर प्रोजेक्ट 1 अप्रैल 1973 से लागू। कान्हा 1933 में उद्यान बना। 1955 में राष्ट्रीय उद्यान बना। बांधव राष्ट्रीय उद्यान 35 पहाड़ियों से घिरा है, 32 पहाड़ियों से घिरा है। सोन चिड़िया माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में पाया जाता है। सोन चिड़िया माधव राष्ट्रीय उद्यान ये
शिवपुरी में पाई जाती है। सोन चिड़िया माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में पाई जाती है। 1 नवंबर 1981 को बारहसिंगा को राज पक्षी घोषित किया गया था। इमारती लकड़ी सर्वाधिक जबलपुर वनवृत्त से प्राप्त होती है। खंडवा वनवृत्त में लकड़ी की कटाई पर प्रतिबंध है। राज्य का सर्वाधिक वन राजस्व जबलपुर वनवृत्त से, जबकि न्यूनतम वन राजस्व ग्वालियर वनवृत्त से प्राप्त होता है। राज्य को वन क्षेत्र के प्रति वर्ग किलोमीटर से मिलने वाला राजस्व सर्वाधिक होशंगाबाद वनवृत्त से मिलता है। देश में तेंदुपत्ते का सर्वाधिक संग्रहण मध्य प्रदेश में होता है। हर्रा सबसे अधिक बालाघाट वनवृत्त में पाया जाता है। राज्य में सर्वाधिक पाया जाने वाला वन वृक्ष सागौन है। होशंगाबाद वनवृत्त में साल वनों की सघनता अधिक है। प्रदेश में सामान्यतः उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। सोन चिड़िया को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है। विश्व के 10% और भारत के 19% भाग मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के 52 में से 29 जिले ऐसे हैं जिनमें वन ग्राम 2019 में कुल 925 वन ग्राम इन्हीं जिलों में है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून का क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर में है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के तहत वन संरक्षण का उद्देश्य पर्यावरणीय सुरक्षा घोषित किया गया है। चलिए दोस्तों कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ स्थित है, तो ये मालवा में स्थित है। मालवा में महादेव पहाड़ी पर मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर या उसके सबसे निकटतम है? ये दोस्तों जबलपुर होगा। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सी घाटी भ्रंश घाटी नहीं? तो सोन घाटी है, चंबल भी है, ताप्ती भी होनी चाहिए। ये नर्मदा नहीं, सॉरी चंबल नहीं है दोस्तों, चंबल। मध्य प्रदेश की जलवायु भूमध्य रेखीय है। मध्य प्रदेश की जलवायु भूमध्य रेखीय है। चंबल घाटी मध्य प्रदेश के किस भौगोलिक विभाग में स्थित है? चंबल घाटी ये मध्य भारत प्रदेश में है, मध्य भारत पठार में है दोस्तों, मध्य भारत पठार में। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी कहाँ स्थित है? पचमढ़ी दोस्तों ये महादेव पहाड़ियों पर स्थित है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश भाग है। मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का पार्ट है दोस्तों। फिर क्षेत्रफल के आधार पर भारत में मध्य प्रदेश राज्य कौन से स्थान पर है? तो क्षेत्रफल के आधार पर सेकंड है दोस्तों, मध्य प्रदेश सेकंड। बिंद श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी गुडविल श्रेणी होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है? कौन सा मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है? तो इसमें दोस्तों पश्चिमी पठार नहीं होगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश में नहीं है? तो छोटा नागपुर नहीं है दोस्तों, मालवा महाकौशल बघेलखंड है। निम्नलिखित में से कौन से जिले मालवा के पठार पर नहीं है? मालवा के पठार पर कौन से जिले नहीं है? तो ये दोस्तों बैतूल और नरसिंहपुर होगा, बैतूल और नरसिंहपुर। चलिए इसमें मध्य प्रदेश को प्रमुख रूप से कितने प्राकृतिक विभागों में बांटा गया है? तो 3 प्राकृतिक विभागों में बांटा गया है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का लगभग 9.38% है। कुछ और प्रश्न देख लेते हैं। मध्य प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? दोस्तों 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। मध्य प्रदेश किस राज्य के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है? तो उत्तर प्रदेश के साथ बनाता है। मध्य प्रदेश किस राज्य के साथ न्यूनतम लंबी सीमा बनाता है? तो ये गुजरात के साथ बनाता है दोस्तों, गुजरात के साथ। फिर मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में कितना है? मध्य प्रदेश का ये दोस्तों 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक क्षेत्रफल छिंदवाड़ा का है। निम्नलिखित में से कर्क रेखा किस स्थान से नहीं गुजरती है? तो ये दोस्तों बताइए कौन सा होगा? इंदौर से नहीं गुजरती है। क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश देश का कौन सा बड़ा राज्य है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दूसरा बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की ऊंचाई 1350 मीटर है, 1350 मीटर है।
फिर मध्य प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल किस जिले का है? न्यूनतम क्षेत्रफल ये आगर मालवा का है। मध्य प्रदेश का चेरापूंजी पचमढ़ी को कहा जाता है, पचमढ़ी को। राज्य की सबसे ऊंची चोटी देवगढ़ किस श्रेणी में है? तो ये महादेव श्रेणी में है, महादेव श्रेणी में है। भौगोलिक रूप से मध्य प्रदेश के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो 14 जिलों से होकर गुजरती है। बुंदेलखंड, सॉरी ये छूट गया। निम्नलिखित में से कौन सा नगर जिला मुख्यालय नहीं है? कौन सा नगर जिला मुख्यालय नहीं है? तो ये दोस्तों इटारसी नहीं है। बुंदेलखंड क्षेत्र में निम्नलिखित में से शामिल जिला समूह कौन सा है? बुंदेलखंड क्षेत्र में शामिल, बुंदेलखंड में तो टीकमगढ़, निवाड़ी, दमोह, छतरपुर ये होगा। 2003 में मध्य प्रदेश के नवनिर्मित जिलों में शामिल था, तो ये बुरहानपुर होगा दोस्तों, बुरहानपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में 2008 में नवनिर्मित जिलों में शामिल था, तो इसमें दोस्तों सी होगा, अलीराज और सिंगरौली दोनों शामिल थे। मालवा पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? मालवा पठार की ये दोस्तों मालवा की दोस्तों ये सिगार होगा, सिगार। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला युग्म कौन? भोपाल और आगर होगा। 3 मुख्य जिले कौन से हैं जो मध्य प्रदेश के कर्क रेखा के सबसे अधिक समीप है? तो इसमें उज्जैन होगा, रतलाम होगा और राजगढ़ होगा। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला किस जिले में नहीं है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला किस जिले में नहीं है? तो ये दोस्तों सागर में नहीं है। केवल 3 जिले हैं किस राजस्व संभाग में है? इसमें दोस्तों डी होगा, होशंगाबाद, चंबल और शहडोल। कुल जिलों की संख्या कितनी थी? कुल जिलों की संख्या कितनी? जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो 43 जिले थे दोस्तों, 43 जिले थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर जिलों के पुनर्गठन से निम्नलिखित समितियां संबंधित हैं, तो ये बीपी दुबे समिति और एमएस सिंहदेव समिति दोनों संबंधित हैं। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है मध्य प्रदेश का? मध्य प्रदेश का सबसे वेस्ट में बुरहानपुर होगा दोस्तों, बुरहानपुर। सॉरी वेस्ट में अलीराजपुर है, अलीराजपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिगार, जाना पावत तथा धाजरी चोटी किस पठार में स्थित है? तो ये बुंदेलखंड, मालवा पठार में दोस्तों। मध्य प्रदेश के किस भूभाग को गंगा बेसिन का भाग माना जाता है? मध्य उच्च प्रदेश को माना जाता है। मध्य भारत के पठार की प्रमुख जनजाति कौन सी है? सहारिया है, सहारिया। किस पठार में चौपाइयों की संख्या सर्वाधिक है? तो ये दोस्तों रीवा पठार में चौपाइयों की संख्या सर्वाधिक है। निम्न पठारों में से किस में सिद्ध बाबा पहाड़ी स्थित है? सिद्ध बाबा पहाड़ी है दोस्तों, सिद्ध बाबा कहाँ है? सिद्ध बाबा बुंदेलखंड में, सिद्ध बाबा बुंदेलखंड। निम्नलिखित में से किन जिलों में बंजर भूमि का प्रतिशत अधिक है? तो इसमें दोस्तों चलिए दोस्तों इसमें कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, तो इसमें देखते हैं। एक 31 नंबर क्वेश्चन कि गोंडवाना जो कि चट्टानें निम्न क्षेत्र में से मिलती हैं मध्य प्रदेश के, तो गोंडवाना ये दोस्तों सतपुड़ा क्षेत्र से मिलती है, सतपुड़ा क्षेत्र। किस वृक्ष की लकड़ी से कत्था प्राप्त किया जाता है? तो खैर वृक्ष की लकड़ी से। मध्य प्रदेश के लाख उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? तो इसमें दोस्तों डी होगा, उपरोक्त सभी मंडला, जबलपुर और शहडोल। प्रदेश की वन उपज तथा उसके उपयोग को सुमेलित कीजिए। तो इसमें दोस्तों ये सुमेलित होगा कि तेंदुपत्ता बीड़ी निर्माण के लिए उपयोग होता है, बांस से कागज बनाया जाता है, खैर से कत्था बनाया जाता है, हर्रा ये खाद्य सामग्रियों के लिए और लाख से चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। तो इसमें जो आंसर होगा दोस्तों ये बी नंबर होगा, ये याद रखिएगा। चलिए, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? ये दोस्तों
25.15% है। मध्य प्रदेश वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? मध्य प्रदेश वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1973 में लागू होता है। मध्य प्रदेश के किस जिला समूह में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इसमें दोस्तों ए नंबर में होगा होशंगाबाद, पन्ना और बैतूल। फिर इसमें मध्य प्रदेश में लगभग कितने प्रतिशत भूमि बंजर है? तो मध्य प्रदेश में लगभग 21.75% भूमि बंजर है। चलिए 39वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किन जिलों में बंजर भूमि का प्रतिशत अधिक है? तो इसमें दोस्तों 2D होगा, टीकमगढ़, शाजापुर और रतलाम, इस सभी में बंजर भूमि का प्रतिशत अधिक है। मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत भूमि चारागाहों के अंतर्गत आती है? तो मध्य प्रदेश में 11.92% भूमि चारागाह के अंतर्गत आती है। मध्य प्रदेश के वन संबंधी तथ्यों में सही है, तो इसमें उपरोक्त सभी होगा दोस्तों। मध्य प्रदेश में 16 वनवृत्त हैं। प्रदेश के खंडवा, जबलपुर, रीवा सबसे बड़े वनवृत्त हैं। प्रदेश के होशंगाबाद, इंदौर, बैतूल सबसे छोटे वनवृत्त हैं। मध्य प्रदेश में आरक्षित वनों का क्षेत्रफल कितना है? तो आरक्षित वनों का क्षेत्रफल दोस्तों ये 61.886 हजार वर्ग किलोमीटर है। फिर देश की लकड़ी उत्पादन में मध्य प्रदेश का लगभग कितना प्रतिशत है? 20% है दोस्तों, 20%। मध्य प्रदेश का लगभग कितना प्रतिशत भूभाग वन क्षेत्र विहीन है? तो ये 72.98%। फिर मध्य प्रदेश में इनमें से किन जिलों में कटीले वन पाए जाते हैं? तो सभी क्षेत्रों में, मतलब ग्वालियर, मंडला, श्योपुर सभी में पाए जाते हैं। किस पठार का निर्माण ज्वालामुखी के लावे से हुआ है? तो माधव पठार का निर्माण ज्वालामुखी के लावे से हुआ है। भौतिक बनावट के दृष्टि से वर्तमान मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3 भागों में बांटा जा सकता है। बांधवगढ़ का जिला और राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में आता है? बांधवगढ़ का किला होगा दोस्तों, बांधवगढ़ का किला एवं राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में आता है? तो ये उमरिया में आता है, उमरिया। फिर प्रदेश का वन राज्य महाविद्यालय कहाँ है? तो ये दोस्तों बालाघाट में है, बालाघाट। फिर विंध्याचल श्रेणी की अधिकतम ऊंचाई 881 मीटर है, 881 मीटर है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश किसका भाग है? तो ये दोस्तों गोंडवाना लैंड का है। डॉक्टर एच.डी. साकल्या ने मध्य प्रदेश के इन स्थानों से सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की है? तो इसमें दोस्तों महेश्वर और नाबदा टोली होगा। धारवाड़ क्रम की चट्टानें मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती हैं? तो ये रीवा में पाई जाती हैं, रीवा में। फिर मध्य प्रदेश में कोडप्पा क्रम की चट्टानें, तो उपरोक्त सभी होगा इसमें। कोडप्पा क्रम की चट्टानों के लिए कोडप्पा क्रम की चट्टानें दोस्तों, उपरोक्त सभी नहीं होगा, इसमें पन्ना होगा, पन्ना। कोडप्पा क्रम की चट्टानों का विशेषता क्या है? इसमें हीरा पाया जाता है, तो ये याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मध्य प्रदेश में किस स्थान को पूरा पाषाण युगीन नहीं माना जाता है? तो इसमें दोस्तों ग्वालियर को पुनः पाषाण युगीन नहीं माना जाता है। अविभाजित मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी थी? तो ये दोस्तों 996 किलोमीटर थी, 996 किलोमीटर। अविभाजित मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण कितनी थी लंबाई? तो ये दोस्तों 650 किलोमीटर थी, 650 किलोमीटर। अविभाजित मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या थी? सही उत्तर चुने। तो इसमें दोस्तों उपरोक्त और भी दोनों होगा, मतलब 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 51 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती थी? ये दोस्तों 7 राज्यों को स्पर्श करती थी। निम्नलिखित में से कौन से राज्य हैं जिनकी सीमाएं अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा को तो छूती थी लेकिन विभाजन के बाद अब नहीं छूती हैं? तो ये दोस्तों इसमें डी होगा, मतलब आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार और उड़ीसा तीनों होगा। प्रदेश के किस क्षेत्र में पंचम योजना लागू की गई है? किन क्षेत्रों में? तो ये इसमें दोस्तों 33% से कम क्षेत्रों
में लागू की गई है। मध्य प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना का प्रारंभ हुई तो ये 1976 से प्रारंभ होती है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश में देश के वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो इसमें दोस्तों देश के वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 10.86% होगा। फिर मध्य प्रदेश देश का कितना प्रतिशत तेंदुपत्ता का उत्पादन करता है? मध्य प्रदेश देश का 60% तेंदुपत्ता। संपूर्ण मध्य प्रदेश को निम्न में से किस पठार का भाग माना जाता है? संपूर्ण मध्य प्रदेश को, तो ये दोस्तों दक्षिण के पठार का भाग माना जाता है। फिर भू संरचना की दृष्टि से चंबल सोमच्छ के उत्तर का भाग क्या कहलाता है? तो ये दोस्तों चंबल सोन होगा दोस्तों। चंबल सोन अक्ष के उत्तर का भाग मध्य उच्च प्रदेश कहलाएगा। मध्य प्रदेश के संदर्भ में सही कथन या कथनों को छांटिए। तो इसमें दोस्तों उपरोक्त सभी होगा। मतलब नर्मदा सोन अक्ष के दक्षिण में सतपुड़ा की श्रेणी है। फिर मध्य उच्च प्रदेश गंगा के बेसिन का भाग है। पूर्वी पठार महानदी और सोन नदी बेसिन का भाग है। मध्य प्रदेश वन प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता है तो ये दोस्तों चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट होता है। चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। फिर वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश में खुला वन क्षेत्र लगभग कितने प्रतिशत है? तो ये 36,619 वर्ग किलोमीटर है। विंध्यन शैल समूह के प्रधानता वाला क्षेत्र कौन सा है? विंध्यन शैल समूह, तो ये दोस्तों मध्य भारत का पठार है। किस जिले में धारवाड़ शैल के समूह को सौसर सीरीज के नाम से जाना जाता है? तो ये दोस्तों छिंदवाड़ा जिले में जाना जाता है। फिर मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में पाई जाने वाली धारवाड़ शैल समूह को किस सीरीज की संज्ञा दी जाती है? तो ये दोस्तों चिल्पी सीरीज की संज्ञा दी जाती है। पन्ना के प्रसिद्ध हीरा की खदानें निम्न में से किस सीरीज के अंतर्गत आती हैं? तो बिजावर श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। वह शैल जो कैमूर, रीवा और भांडेर श्रेणी में मौजूद है, तो इसमें दोस्तों बी होगा, अपर विंध्यन होगा, अपर विंध्यन। फिर अपर गोंडवाना शैल समूह को सतपुड़ा क्षेत्र में किस नाम से पुकारा जाता है? अपर गोंडवाना शैल समूह, तो इसमें सी होगा दोस्तों, चौगान और जबलपुर स्तर दोनों के नाम से जाना जाता है। फिर निम्न में से किसमें जबेरा का गुंबद स्थित है? जबेरा का गुंबद दोस्तों ये करार भूमि में स्थित है, करार भूमि। फिर अविभाजित मध्य प्रदेश कितने प्रतिशत भागों में बटा हुआ है? तो अविभाजित मध्य प्रदेश कितने प्राकृतिक विभागों में? तो ये दोस्तों 9 प्राकृतिक विभागों में बटा हुआ था। गंगा और नर्मदा का जल विभाजक माना जाता है निम्न में से किसे? तो इसमें दोस्तों सी होगा, कैमूर कगार और भांडेर कगार दोनों को माना जाता है। सतपुड़ा पर्वत के संबंध में सत्य कथनों को चुनिए। तो इसमें डी होगा। सतपुड़ा पर्वत की लंबाई 1120 किलोमीटर है। इसके पश्चिम में राजपीपला पहाड़ी है। यह नर्मदा नदी के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व स्थित है। विंध्याचल पर्वतमाला की मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है? विंध्याचल पर्वतमाला ये मध्य प्रदेश के उत्तर में है। मध्य उच्च प्रदेश के कितने विभाग हैं? तो मध्य उच्च प्रदेश के दोस्तों 5 उप विभाग हैं, 5। मध्य प्रदेश वानिकी परियोजना सन 1995 में किस अंतरराष्ट्रीय संस्था की पहल से शुरू हुई? तो ये दोस्तों वर्ल्ड बैंक की सहायता से शुरू हुई थी। मध्य प्रदेश में जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं? कौन है? तो ये पंचमढ़ी और अमरकंटक होगा इसमें दोस्तों। मध्य प्रदेश में हीरा किस श्रेणी में मुख्यतः उपलब्ध है? तो जैसे विंध्यन कटप्पा श्रेणी में, विंध्यन कुड़प्पा श्रेणी में उपलब्ध है। काली मिट्टी का क्षेत्र महाराष्ट्र में सर्वाधिक है, दूसरे क्रम पर कौन सा है? तो मध्य प्रदेश होगा, मध्य प्रदेश होगा। फिर मध्य प्रदेश में कौन सी रेखा जल विभाजक मानी जाती है? तो ये दोस्तों 75 सेंटीमीटर रेखा जल विभाजक मानी जाती है। फिर मध्य प्रदेश किस प्रकार की जलवायु वाला प्रदेश है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला प्रदेश है ये। मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने में कौन उत्तरदायी है? तो ये दोस्तों कर्क रेखा उत्तरदायी है।
मध्य प्रदेश की जलवायु के अनुसार प्रदेश में कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं? तो प्रदेश में दोस्तों 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। नदी और उसके उद्गम स्थल जोड़ी जो सुमेलित नहीं है, वर्धा नदी, मुलतई। तो यही दोस्तों इसमें पार्वती गुना होगा, पार्वती। तवा महादेव पर्वत से निकलती है, छिप्रा, काकराबाड़ी, वर्धा, मुलतई, बैतूल से। लेकिन ये पार्वती दोस्तों सीहोर जिले से निकलती है, सीहोर जिले से। इस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी और सर्दी में साधारण ठंड होती है। तो ये दोस्तों नर्मदा की घाटी का क्षेत्र है। मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र की जलवायु को सम जलवायु कहा जाता है? तो मालवा की जलवायु को कहा जाता है। फिर मध्य प्रदेश में ऋतुओं को किन अन्य नामों से जाना जाता है? तो उपरोक्त सभी होगा, उनाला, चौमासा और सियाला। तो चलिए, सूर्य के उत्तरायण होने से प्रदेश में क्या परिवर्तन आता है? सूर्य के उत्तरायण होने से तापमान में वृद्धि हो जाती है, तापमान में वृद्धि हो जाती है। सूर्य की किरणें किस रेखा पर लंबवत पड़ने से मध्य प्रदेश में अधिक गर्मी पड़ती है? तो ये कर्क रेखा पर, कर्क रेखा पर। फिर अधिकतम तापमान वाला स्थल मध्य प्रदेश में कौन सा है? गंजवा सौदा, गंजवा सौदा। किस माह के समूहों को प्रदेश में द्वितीय गर्मी ऋतु कहा जाता है? तो ये दोस्तों सितंबर और अक्टूबर कहा जाता है। मध्य प्रदेश का सबसे कम तापमान किस स्थान पर रहता है? तो शिवपुरी में रहता है, शिवपुरी में। फिर सर्वाधिक वर्षा मध्य प्रदेश के किस स्थान पर होती है? सर्वाधिक वर्षा पचमढ़ी में होती है। मध्य प्रदेश को वर्षा के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है? तो मध्य प्रदेश को वर्षा के आधार पर 4 भागों में बांटा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह निम्न वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है? भिंड, मुरैना, ग्वालियर, ये आएगा। चलिए, मध्य प्रदेश वर्षा के औसत के संबंध में सही कथन चुनिए। इसमें दोस्तों डी होगा, डी होगा। मतलब कि 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र निम्न वर्षा का क्षेत्र, 75 से 100 सेंटीमीटर वाला औसत से कम वर्षा का क्षेत्र, और 140 से 165 सेंटीमीटर वर्षा का क्षेत्र औसत से अधिक वर्षा का क्षेत्र होता है। मध्य प्रदेश का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो ये गोहद है दोस्तों, गोहद। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में लौटने वाली मानसून से होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? मावठा कहते हैं, मावठा। फिर मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधी जानकारी जुटाने वाली वेधशाला, ये दोस्तों इंदौर में, इंदौर में। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान किस पठार में अवस्थित है? तो ये सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में स्थित है। चलिए दोस्तों, यहाँ से हम मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क हैं और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उनको कवर कर लेते हैं, और कुछ अन्य तथ्य भी थे जिनको हमने कवर किया है। चलिए, अब अगली सीरीज में हम मध्य प्रदेश के खनिजों के बारे में पढ़ेंगे, खनिज। तो चलिए, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है दोस्तों तो लाइक सब्सक्राइब करिए और चैनल को सपोर्ट करिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो मिलते हैं अगली सीरीज में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।